पार्ट 21 बीस्ट टेमिंग पेट्रोल में देखते हैं। यदि लिंसू की हार हो जाती तो एक अनजाने कदम से यह मामला दो गठबंधनों के बीच विवाद में बदल सकता था। अचानक कुछ सोचते हुए एडम्स ने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में खड़े नेमार की ओर देखा। आपको लिंसू को बेहतर तरीके से जानना चाहिए। उसका पालतू जानवर कितना शक्तिशाली है। क्या आपको लगता है कि वह ये लड़ाई जीत सकता है? लिंसू के फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो ने भी रूल पावर को महसूस कर लिया है। नेमार ने अपना सिर खुजलाया। वह जीत सकता है या नहीं? जब उसकी नजर अखाड़े के केंद्र पर पड़ी तो उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई और उसका चेहरा अचानक कठोर हो गया। जो हाथ उसके सिर को खुजला रहा था वह अनजाने में गिर गया। नेमार की आंखें मैदान में अचानक घटी घटनाओं को देखकर चौड़ी हो गईं और वह अनिश्चितता से कहने लगे, ऐसा लगता है वह पहले ही जीत चुका है। अल्पविराम। महाराज, मैंने सुना है कि कल राजकुमार युनशु की शासन शक्ति की समझ दूसरे चरण तक पहुंच गई है। एक मुश्किल से दिखाई देने वाली आकृति फुसफुसाई। सही। सफेद पोशाक में सफेद बालों वाली महिला ने अखाड़े को देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया। ये वास्तव में कल की बात है। कमांड स्तर पर दूसरे चरण तक पहुंचने के लिए राजकुमार युनशु की प्रतिभा वास्तव में आश्चर्यजनक है। आकृति ने आश्चर्य से कहा। ये सुनकर उस सुंदर स्त्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। किसी भी माता पिता को अपने बच्चे की प्रशंसा करते हुए सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। अमर स्तर पर भी वह कोई अपवाद नहीं थी। युशु बहुत आलसी है। अगर वह कड़ी मेहनत करने को तैयार हो तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां शायद और भी अधिक हो सकती हैं। सुंदर महिला ने धीरे से आह भरी। इसलिए युशु को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उसे अपने साथ बढ़ने के लिए साथियों की आवश्यकता है। ये सुनकर वह मुश्किल से दिखने वाली आकृति थोड़ी कांप उठी, लगभग शून्य से अपना रूप प्रकट करने लगी। अगर किसी ने यहाँ की स्थिति पर ध्यान दिया होता तो उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य होता कि वह मुश्किल से दिखने वाली आकृति एक छायाहीन ड्रैगन मछली थी। महाराज, क्या आप सचमुच ऐसा करने जा रहे हैं? क्या ये वह नहीं था जो बच्चा उस दिन सोच रहा था? सुंदर महिला ने शांति से कहा। उसकी आंखों में अनिच्छा का भाव था। युशु मैं नहीं हूं। जल्दी से बड़ा होने के लिए उसे ऐसा करना होगा। छायाहीन ड्रैगन मछली एक क्षण के लिए चुप हो गई। उस दिन जब युनशु का मानव जानवर प्रशिक्षक के पालतू जानवर के साथ अंतिम आदान प्रदान हुआ, सायरन ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और उसे सच सच बता दिया। और बदले में उसने ये जानकारी रानी तक पहुंचा दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रानी ऐसा निर्णय लेंगी। रानी के चरित्र को अच्छी तरह से जानने के कारण अक्सर उनके साथ रहने वाली छायाहीन ड्रैगन मछली एक बात के बारे में स्पष्ट थी। उसने जो निर्णय लिए वे अपरिवर्तनीय थे। यह महसूस करते हुए कि आगे और बात करना व्यर्थ होगा, छायाहीन ड्रैगन मछली ने अपनी दृष्टि वापस अखाड़े की ओर मोड़ ली। महाराज, इस लड़ाई में राजकुमार युनशु की जीत की संभावना है ना? सुंदर महिला की आंखें थोड़ी हिल गईं और उसका भाव अचानक थोड़ा अजीब हो गया। जरूरी नहीं। जैसे ही उसके शब्द निकले, अखाड़े में स्थिति अचानक बदल गई। वह धुंध जिसने संपूर्ण युद्धभूमि को भर दिया था, अमर प्राणियों की सांसों की तरह हल्के हल्के और अलौकिक ढंग से बह रही थी, अचानक अपनी जगह पर जम गई, मानो विराम बटन दबा दिया गया हो। अगले ही क्षण धुंध के मध्य से एक भयावह ठंडक फूट पड़ी। ठंड इतनी अचानक आई कि सभी लोग चौंक गए। घना कोहरा नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से पतला होता गया। ये नष्ट नहीं हुआ, बल्कि शून्य में इकट्ठा हो गया तथा रेत के कणों के आकार के बर्फ के क्रिस्टल बन गए। बर्फ के क्रिस्टलों का भार इतना अधिक था कि हवा उसे आसानी से सहन नहीं कर सकती थी। एकाएक असंख्य बर्फ के क्रिस्टल बर्फ या ओलों की तरह गिरने लगे। हालांकि इससे पहले कि वे जमीन पर पहुंच पाते, तूफान आ गया। तूफान असीमित, भयंकर और प्रचंड था, जो पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल गया, असंख्य गिरते हुए बर्फ के क्रिस्टलों को उठाकर आकाश में फेंक दिया। प्रचंड हवाएं ऐसी थीं मानो युद्ध के मैदान को साफ कर रही हों, जिससे मंच तुरंत साफ हो गया। तूफान जारी रहा और फैलने के बाद ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, फिर और सिकुड़ गया। अंततः ये खत्म हो गया। मैदान की स्थिति को देखते हुए पूरे स्थल पर सन्नाटा छा गया। मैदान के बीचों बीच 100 मीटर ऊंचा और कई मीटर चौड़ा एक बर्फ का स्तंभ खड़ा था। युनशु की पूंछ का कियुकियु की ओर प्रहार बर्फ के खंभे के भीतर जम गया था। बर्फ का खंभा इतना साफ था कि युनशु का गुर्राता हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। युनशु की पूंछ से लगभग 1 मीटर की दूरी पर कियुकियु शांति से बैठा था। इससे भी अधिक, वह उत्सुकता से आगे झुका और अपना पंजा बढ़ाकर युनशु की पूंछ को थपथपाने लगा। युनशु की चेतना थोड़ी धीमी थी, लेकिन पूरी तरह से स्थिर नहीं थी। इस समय, यद्यपि वह हिल नहीं सकता था, फिर भी वह बाहर की हर चीज को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसके हृदय में अपमान नामक भावना पनप रही थी। इस समय युनशु को अनायास ही एक शब्द समझ में आ गया। सामाजिक मृत्यु। अपने प्रतिद्वंद्वी पर जीत की पुष्टि करने के बाद कियुकियु एक सफेद इंद्रधनुष में बदल गया, जो सीधे लिंसू के सिर पर उड़ गया। म्याऊं। खी ओमेगा खी, मैं जीत गया। कियुकियु ने अपना सिर हिलाया, अपने अचंभित अधीनस्थ की ओर देखा और अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहा था। जिस प्रतिद्वंद्वी के साथ मेरा अधीनस्थ मुकाबला बराबरी पर था, उसे मैंने एक झटके में परास्त कर दिया। इस बार मैंने निश्चित रूप से बड़े भाई की प्रतिष्ठा दिखा दी।
लिंसू अपनी हंसी रोक नहीं सका जब उसने देखा कि यूशु को दुष्वप्न सागर ड्रैगन राजा द्वारा एक काले चेहरे के साथ ले जाया जा रहा है, बर्फ और जानवर दोनों को साथ लेकर, और वह चुपचाप मैदान से नीचे चला गया। इससे पहले कि वह अपनी पिछली सीट पर वापस लौट पाता, कई आकृतियां तेजी से उसकी ओर बढ़ीं और उसका रास्ता रोक दिया। राष्ट्रपति एडम्स अपने सामने अविश्वसनीय रूप से अभिव्यंजक राष्ट्रपति एडम्स को देखकर लिंसू ने अपना गला हल्के से साफ किया। इसके लिए क्षमा करें, यह जरूरी था और मैंने सीधे मंच पर जाने से पहले कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, एडम्स ने गहरी सांस ली, इस बार हम सब तुम्हारे आभारी हैं। प्रतियोगिता की शर्तों के अनुसार 3 राउंड में से 2 में हार के बाद गुप्त क्षेत्र को 2 दांत क्षेत्र में रखा जाएगा, जहां मनुष्य और विदेशी जानवर मिलकर उसका विकास और उपयोग कर सकेंगे। यदि यह सुझाव पहले दिया गया होता तो पवित्र गठबंधन पक्ष कभी सहमत नहीं होता। हालांकि इस जोखिम भरे जुआ के बाद, जिसमें गुप्त क्षेत्र लगभग हाथ से निकल गया था, सभी ने सोचना शुरू कर दिया कि विदेशी जानवरों के साथ गुप्त क्षेत्र को साझा करना शायद बुरा विचार नहीं होगा। यही तो मुझे करना चाहिए था, लिंसू मुस्कुराए। हम वास्तव में यह नहीं देख पाए कि मित्र राष्ट्रों के गुप्त क्षेत्र को जल राष्ट्र को कैसे सौंप दिया गया, क्या हम ऐसा कर पाए? ध्यान रखें, चारों प्रमुख गठबंधनों के बीच गुप्त क्षेत्र के संसाधनों का आदान प्रदान करने का पूर्व समझौता था। पवित्र गठबंधन के पास स्थलीय गुप्त क्षेत्र नहीं रह जाने से न केवल पवित्र गठबंधन की हानि होगी, बल्कि समस्त मानवता की हानि होगी। जब लिंसू एडम्स और अन्य लोगों के साथ बात कर रही थी, तब यान हुआन का समूह भी अपनी सीट छोड़कर इस दिशा में बढ़ने लगा। थप्पड़। लिंसू की पीठ पर एक हाथ जोर से थपथपाया गया। केन्नान उसके बगल में परेशान भाव से खड़ा था। तुमने मुझे लगभग मौत के डर से भर दिया, बच्चे। लेकिन यार, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है और क्यू बहुत ताकतवर हो गया है, उसने हंसते हुए कहा, और बोलते समय लिंसू के सिर पर लेटे हुए अच्छे व्यवहार वाले क्यू को उठाने के लिए आगे बढ़ी। यह महसूस करते हुए कि वह किसी भयानक खतरे में पड़ने वाला है, क्यू का फर तुरंत फूल गया। म्याऊं, म्याऊं, ओमेगा मदद करो, मेरी मदद करो। लिंसू ने क्यू को अपने हाथ फैलाते हुए ऐसा लुक दिया जैसे कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हें इससे नहीं बचा सकता। यदि आपने आसपास की गतिविधियों में भाग नहीं लिया है तो जल्दी करें। भीड़ की यह बेकार की बकबक ज्यादा देर तक नहीं चली। जैसे ही जुआ मुकाबला समाप्त हुआ, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद दर्शक स्टाफ के निर्देशों का पालन करते हुए व्यवस्थित तरीके से बाहर निकल गए। और दुष्वप्न समुद्री ड्रैगन राजा, जो पहले चला गया था, अब एक बार फिर प्रकट हुआ। इस बार प्रकट होते ही दुष्वप्न सागर ड्रैगन राजा ने तुरंत लिंसू की ओर देखा। उसकी आंखों में अर्थ की गहराई और दिलचस्पी भरी अभिव्यक्ति थी। जब वह पहली बार इस मानव युवक से मिला था, तो उसने नियमों की शपथ का प्रस्ताव रखा था। और अब उनकी दूसरी मुठभेड़ में उनके पालतू जानवर ने अप्रत्याशित रूप से राजकुमार युनशु को हरा दिया था। यदि समुद्री राष्ट्र और पवित्र गठबंधन के बीच संबंध अच्छे नहीं होते, तो ऐसा असाधारण अस्तित्व संभवतः बिना किसी हिचकिचाहट के समाप्त हो जाता। पर अब राजा द्वारा लिए गए एक निश्चित निर्णय के बारे में सोचते हुए, जिसके बारे में उसे अभी अभी पता चला था, दुष्वप्न समुद्री ड्रैगन राजा वास्तव में लिंसू पर मुस्कुराया। फिर वह शांत स्वर में बोला, जुआ लड़ाई खत्म हो गई है। समझौते के अनुसार अगला गुप्त क्षेत्र टूटस्क स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के भीतर रखा जाएगा, जिसे मनुष्यों और विदेशी जानवरों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। क्या आपको कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति एडम्स ने अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए जवाब दिया। शर्त तो शर्त होती है, गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार दिन के भीतर ही स्थापित कर दिया जाएगा। वह इस बात से सहमत हो गया था। ये गुप्त क्षेत्र समुद्री विदेशी जानवरों के लिए इतना अनुकूल था कि भले ही वे जुए की लड़ाई जीत गए हों, और गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से मानव पक्ष का हो, समुद्री विदेशी जानवर अभी भी इसे पाने की लालसा रखते, जो अपरिहार्य था। भले ही दूसरे पक्ष ने इस जुए की लड़ाई के परिणाम को स्वीकार कर लिया हो, फिर भी भविष्य में संघर्ष उत्पन्न होना तय था। इसलिए कुछ रियायतें देना और समुद्री विदेशी जानवरों के साथ मिलकर गुप्त क्षेत्र का विकास करना आवश्यक रूप से बुरी बात नहीं होगी। आखिरकार पवित्र गठबंधन का प्रतिद्वंद्वी रेड फ्लेम इमोर्टल कंट्री था, जिसके आगे काफी दबाव मंडरा रहा था, और इस समय उनके पीछे के हिस्से को स्थिर करने की आवश्यकता थी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि समुद्री राष्ट्र हमेशा से रहस्यमय रहा था और मनुष्यों के संपर्क में बहुत कम आता था। अब गुप्त क्षेत्र के इस आकर्षण के साथ समुद्री राष्ट्र का 2 दांत विशेष जिले में प्रवेश निश्चित रूप से बहुत अधिक हो जाएगा, और पवित्र गठबंधन के साथ अधिक संपर्क संभवतः बेहतर संबंधों को जन्म दे सकता है। ये सोचते हुए एडम्स को अचानक कुछ याद आया और वह हल्के से खांसते हुए बोला, महामहिम नाइटमेयर सी ड्रैगन किंग, 3 दिन पहले हमारे बीच एक और प्रस्ताव आया था, क्या आपको वह अभी भी याद है? बेशक, मुझे याद है, दुष्वप्न समुद्री ड्रैगन राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया। 3 दिन पहले मैंने आपका प्रस्ताव राजा को बता दिया था। इन शब्दों पर सभी ने तुरंत अपनी सांस रोक ली। पहले ही बता दिया गया, तो फिर दूसरे पक्ष का रवैया क्या होगा? लिंसू ने एक गहरी सांस ली और दुष्वप्न समुद्री ड्रैगन राजा को गौर से देखा। ये प्रस्ताव उनका विचार था। अब जबकि जुए की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी और प्रस्ताव फिर से सामने आ रहा था, वह तनाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। यदि यह सफल रहा तो संभवतः ये मानव और पशु शक्तियों के बीच पहला सार्वजनिक गठबंधन होगा। जहां एक है, वहां अन्य भी हो सकते हैं, और शायद कुछ विदेशी पशु शक्तियां, जो अब तक सीमित थीं, मानव पक्ष की ओर झुकने लग सकती हैं।
एक सहयोगी, भले ही वह अमर श्रेणी का न हो, मनुष्य के लिए अमूल्य होगा। हर छोटी छोटी चीज मानवीय पक्ष की ताकत में इजाफा करती है, और 3 महान अमर देश इस शक्ति संघर्ष में तेजी से पीछे छूटते चले जाते हैं। उसके बगल में नान यूरान भी तीव्र घबराहट से भरी हुई थी। यद्यपि उसे अपना उद्देश्य मिल गया था, फिर भी उसके दिल में यह अनिश्चितता बनी हुई थी कि यान हुआंग समुद्री जानवरों की ताकतों के साथ संबंध स्थापित कर पाएगा या नहीं। यदि समुद्री राष्ट्र मानव पक्ष के साथ गठबंधन बना सके, तो यह उसके लक्ष्यों के लिए एक जबरदस्त प्रोत्साहन होगा। इसके अलावा इससे उनके लिए यह और भी तर्कसंगत हो जाएगा कि वे वापस लौटने पर समुद्री मामलों के विभाग की स्थापना का प्रस्ताव रखें। पास में स्थित पवित्र गठबंधन के उच्च पदस्थ सदस्यों ने गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। आखिरकार इस समय समुद्री राष्ट्र के साथ गठबंधन बनाने से उन्हें सबसे अधिक लाभ होगा। बेशक ये सब दूसरे पक्ष की सहमति पर आधारित था। सभी की उत्सुक निगाहों के सामने दुष्वप्न सागर ड्रैगन राजा ने हल्के से खांसते हुए कहा, राजा सहमत हो गए हैं। हमें केवल गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। सागर राष्ट्र मनुष्यों के साथ सहयोगी बन जाएगा, पारस्परिक सहायता और समर्थन प्रदान करेगा। पवित्र गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर कब करना चाहेगा? जैसे ही दुष्वप्न सागर ड्रैगन राजा के शब्द निकले, सभी के चेहरों पर बेकाबू खुशी दिखाई दी। दूसरा पक्ष सहमत हो गया था। मानवीय पक्ष के लिए इस घटना का महत्व केवल एक अमर सहयोगी होने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि निस्संदेह इसका भविष्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। किसी भी समय आ जाएगा। एडम्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा की, समुद्री राष्ट्र का राजा कब आ सकता है? पवित्र गठबंधन निश्चित रूप से उसका स्वागत करेगा। राजा का असली शरीर इस समय नहीं आ सकता, दुष्वप्न सागर ड्रैगन राजा ने धीरे से खांसते हुए कहा, इसे अभी भी हमारे समुद्री राष्ट्र के भीतर कई गुप्त क्षेत्रों की देखरेख करने की आवश्यकता है। आखिरकार हमारे पास अभी तक गुप्त क्षेत्रों में प्रवेश को स्थानांतरित करने की विधि नहीं है। हालांकि दुष्वप्न सागर ड्रैगन राजा अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि एक नर्म किंतु प्रभावशाली आवाज ने उसे रोक दिया। मेरा अवतार भी नियमों की शपथ ले सकता है, एक सफेद बालों वाली, सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा, जो धीरे धीरे कहीं से चलकर दुष्वप्न समुद्री ड्रैगन राजा के पास खड़ी हो गई, शांति से सभी को देख रही थी। फिर उसकी निगाहें कुछ क्षण के लिए लिंसू पर टिक गईं। इस बारे में आप पहले इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इस महिला के आगमन पर दुष्वप्न सागर ड्रैगन राजा, जो अपना सिर ऊंचा रखे हुए था, तुरंत झुक गया और उसके चेहरे पर सम्मान का भाव आ गया। महिला के पास एक 100 मीटर लंबी ड्रैगनफिश, जिसका आकार लगभग पारदर्शी था और जिससे सम्राट जैसी आभा निकल रही थी, उसकी कड़ी निगरानी कर रही थी। अब शांत युनशु आज्ञाकारी ढंग से महिला के पीछे पीछे चला, कभी कभी लिंसू की दिशा में चुपके से नजरें घुमाता। इस घटनाक्रम के साथ ही महिला की पहचान स्पष्ट हो गई। सबके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। समुद्री राष्ट्र का राजा एक महिला थी। लिंसू ने पलकें झपकाईं, उसका चेहरा कुछ हद तक भ्रमित था। अब तक वह अमर श्रेणी के कई प्राणियों का सामना कर चुका था, लेकिन इससे पहले उसने जितने भी अमर प्राणी देखे थे, वे सभी आकार में अविश्वसनीय रूप से बड़े थे। इसलिए जब उसने पहली बार इस आकार का एक प्राणी देखा, तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। भीड़ के हाव भाव देखकर महिला ने अनुमान लगाया कि वे क्या सोच रहे हैं और शांति से बोली, मैंने क्लाउड मिस्ट्रूल को समझ लिया है, जो असंख्य परिवर्तनों में सक्षम है। मानव रूप में आकार बदलना केवल मानव दुनिया में घूमने की सुविधा के लिए है। तो ये बात थी। भीड़ को अचानक समझ आ गया। तभी राष्ट्रपति एडम्स वास्तविकता में वापस आ गए और उन्होंने तुरंत अपने बगल में खड़ी लिंसू की ओर जिज्ञासा भरी नजर डाली। जल साम्राज्य के राजा ने अभी अभी बताया था कि एक विभाज्य भाग भी नियम की शपथ ले सकता है। एडम्स को इस दावे की कोई समझ नहीं थी। मानवीय पक्ष में नियम शपथ को सबसे अधिक समझने वाला व्यक्ति लिंसू होना चाहिए। राष्ट्रपति एडम्स की नजर को महसूस करते हुए लिंसू ने अपना सिर उनकी आंखों में घुमाया, फिर थोड़ा सा सिर हिलाकर सहमति जताई। नियम शपथ नियमों के प्रति की गई प्रतिज्ञा है। यह मूल निकाय या प्रभाग को नहीं, बल्कि नियम को ही बांधता है। यदि शासन का स्वामी शपथ तोड़ता है, तो उन्हें शासन के प्रतिकूल परिणाम भुगतने होंगे। और प्रत्येक अमर के नियम अलग अलग हैं। वे समान हो सकते हैं, लेकिन मानव उंगलियों के निशान की तरह वे कभी भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। इस प्रकार जब तक जल साम्राज्य का राजा अपना वर्तमान शासन त्याग कर नया शासन नहीं ले लेता, तब तक किसी विभाग द्वारा ली गई शपथ का मूल निकाय पर वही बाध्यकारी बल होता है। लिंसू को सिर हिलाते देख राष्ट्रपति एडम्स ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर एक सम्मानपूर्ण मुस्कान थी जब उन्होंने महिला की ओर देखा। हम आपको किस तरह संबोधित कर सकते हैं? मेरा नाम युन शी है। माननीय युन, ये स्थान चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या हम 2 फंड डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय परिषद हॉल में एक साथ चल सकते हैं? एडम्स मुस्कुराया, मान गया। अल्पविराम। जल्द ही दोनों पक्ष द्वंद्व क्षेत्र से निकलकर केंद्रीय परिषद हॉल में आ गए। इस बार बातचीत पवित्र गठबंधन और जल साम्राज्य के बीच हुई। और चूंकि यान हुआंग के लिंसू ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने ये सुझाव दिया था, इसलिए पवित्र गठबंधन ने यान हुआंग समूह को भी बैठक में शामिल करने से परहेज नहीं किया तथा उन्हें भी बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शीघ्र ही परिषद हॉल के विशाल आंतरिक भाग में दुष्वप्न सागर ड्रैगन राजा के नेतृत्व में प्रतिनिधियों और पवित्र गठबंधन के उच्च अधिकारियों ने गठबंधन के बाद व्यापार और आपसी रक्षा जैसे कई मुद्दों पर चर्चा और बातचीत शुरू कर दी।
अन्य उपस्थित लोग चुपचाप सुनते रहे। नान यूरान ने एक कम्युनिकेटर निकाला, नोट्स लेते समय उसके चेहरे पर गंभीरता थी। पवित्र गठबंधन और जल साम्राज्य के बीच की चर्चाएं उनके लिए बहुत जानकारीपूर्ण थीं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ध्यान दिया। उनके सचिव के रूप में काम कर रहे जिन शियाओ भी नोट्स लेने में मदद कर रहे थे। हालांकि लिनसू और किन नान को ये बातें अच्छी तरह समझ में नहीं आईं और वे चुपचाप बातचीत करने लगे। क्या तुमने कुछ गड़बड़ देखी है? किन नान ने लिनसू को अपनी कोहनी से धक्का दिया, अपनी आवाज कम करते हुए कहा, वह निगलने वाली क्लाउड वेल जिसे तुमने हराया था, यहाँ आने के रास्ते में कई बार तुम्हारी ओर देख रही थी। लिनसू ने पलकें झपकाईं, अनजाने में युनशु को देखने के लिए मुड़ा जो जल साम्राज्य के क्षेत्र में बैठा था, अपना सिर खुजलाते हुए। शायद यह इसलिए है क्योंकि कियू और दुष्वप्न दोनों ने इसके साथ लड़ाई की थी। दुष्वप्न ने बराबरी की लड़ाई लड़ी थी और कियू ने उसे पूरी तरह से दबा दिया था। वह पूरे समय उसे घूर रहा था, संभवतः असंतुष्ट और एक और लड़ाई के लिए उत्सुक था। ये समझ में आता है, ऐसा ही होना चाहिए। किन नान ने सिर हिलाकर सहमति जताई, फिर थोड़ी सी प्रत्याशा के साथ कहा, क्या आपको लगता है जल साम्राज्य के साथ गठबंधन के बाद वे विदेशी जानवर प्रतिबंध हटा सकते हैं? मुझे नहीं पता। लिनसू के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद दिखी, अगर इसे उठाया जा सके तो यह वास्तव में बहुत अच्छा होगा। यद्यपि महासागरीय विदेशी जानवरों की भूमि पर लड़ने की अपनी सीमाएं हैं और वे अपनी पूरी ताकत का प्रयोग नहीं कर सकते, फिर भी वे उच्च श्रेणी की प्रजातियां हैं जो उच्च प्रारंभिक बिंदु के साथ पैदा हुई हैं। लेकिन एलियन बीस्ट पर प्रतिबंध हटाया जाएगा या नहीं, ये दो मुद्दों पर निर्भर करता है। एक पहलू ये था कि क्या माननीय यूं प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार थे। दूसरा सवाल ये था कि क्या उसमें ये क्षमता थी। वास्तव में मानवता को एलियन बीस्ट प्रतिबंध के सार के बारे में बहुत कम जानकारी थी। योद्धा दुनिया के इतिहास का संदर्भ देते हुए लिनसू ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिबंध हटाया जा सकता है, लेकिन इसे कैसे उठाया जाए, ये सवाल था। आखिरकार जिन लोगों ने एलियन बीस्ट प्रतिबंध लागू किया था वे भूमि के 3 अमर लोग थे, न कि माननीय यून। एलियन जानवरों पर प्रतिबंध हटाना मानवता और एलियन जानवरों के बीच गठबंधन के लिए बातचीत के केंद्र में होना चाहिए। नान यूरान ने टिप्पणी की, जो नोट्स ले रही थी, धीरे से बोली, अब चर्चाएं केवल भूख बढ़ाने वाली हैं। समूह चुपचाप अटकलें लगा रहा था, जबकि काउंसिल हॉल में दोनों पक्षों ने 1 घंटे से अधिक समय के बाद अपने सहयोग की बुनियादी विषय वस्तु पर चर्चा पूरी कर ली थी। पवित्र गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति एडम्स की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। जल साम्राज्य से हमारे मित्रों के लिए, उन्होंने धीरे से कहा, दशकों पहले 3 अमर देशों के 3 अमर लोगों ने मिलकर एलियन बीस्ट बैंक का निर्माण किया था, जिसका उपयोग हमारे मानवीय पक्ष को दबाने के लिए किया गया था। हमें आश्चर्य है कि एलियन बीस्ट प्रतिबंध के संबंध में पवित्र गठबंधन के साथ गठबंधन बनाने के बाद क्या कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। प्रतिनिधि दुष्वप्न सागर ड्रैगन राजा ने पलक झपकाए और तेजी से मंच अपने बगल में बैठे युनशी को सौंप दिया। यह मामला ऐसा नहीं था जिस पर वह टिप्पणी कर सके। एलियन बीस्ट बैंक के बारे में युनशी ने शांति से कहा, उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिख रही थी। ये शब्द सुनकर सभी लोग दंग रह गए। माननीय यून, आप किस गलतफहमी की बात कर रहे हैं? एडम्स पूछे बिना नहीं रह सके। एलियन बीस्ट बैंक का निर्माण उन्होंने नहीं किया था। उनके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी, युनशी ने शांत स्वर में कहा। उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक थी। जैसे ही यह बयान दिया गया, सभी के चेहरों पर आश्चर्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। स्पष्टतः ये वह जानकारी थी जो उनमें से किसी को भी पहले नहीं पता थी। लेकिन नाइटमेयर जैसे ही युग के अमर व्यक्ति से आने के कारण इसमें पर्याप्त विश्वसनीयता थी। शेनवू का एलियन बीस्ट बैंक काफी समय पहले ही गायब हो चुका था, इसलिए उसने कभी भी इसके मूल के बारे में जानने की जहमत नहीं उठाई। अप्रत्याशित रूप से विदेशी जानवर प्रतिबंध अमर द्वारा निर्मित नहीं किया गया था। यह मानवता की समझ से पूरी तरह भिन्न था। क्या मैं वेनेरेट यून से पूछ सकता हूं कि यह एलियन बीस्ट बैंक वास्तव में क्या है? एडम्स ने गहरी सांस ली क्योंकि वह वेनेरेट यून के आश्चर्यजनक खुलासे को पचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बोलते समय उसकी आवाज गंभीर थी। ये हमेशा से अस्तित्व में रहा है और हमेशा निष्क्रिय रहा है। वेनेरेट यून की निगाहें थोड़ी सी झिलमिला उठी। यानरोंग, एनलिन और डिक्सन ने जो किया वह इसे सक्रिय करना था। एलियन बीस्ट बैंक को सक्रिय करने और बनाए रखने के लिए अमर स्तर की नियम शक्ति की आवश्यकता होती है। वेनेरेट यू की आवाज एक पल के लिए रुक गई, और इसे बंद करने के लिए उत्प्रेरक की शक्ति का प्रतिकार करने के लिए समान शक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, एलियन बीस्ट प्रतिबंध को हटाने की कोई भी उम्मीद रखने के लिए कई अमर लोगों को एक साथ काम करना होगा। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एलियन बीस्ट प्रतिबंध कभी सक्रिय न हो, आपको अमर विमान पर प्रतिबंध को सक्रिय करने का प्रयास करने वाले किसी भी अमर को हमेशा के लिए दबाना होगा। सब चुप हो गए। यह एकमात्र जानकारी मानवीय पक्ष के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थी। क्या विदेशी जानवरों पर प्रतिबंध हटाने के लिए दूसरे पक्ष को अमर स्तर पर दबाना होगा? लिनसू की आंखों में हलचल की झलक दिखाई दी। ये पहली बार था जब उसने ऐसी स्थिति के बारे में सुना था। हालांकि उसके पास इसे सत्यापित करने का एक तरीका था। उसे बस भविष्य में शेनवू के अमर लोगों से विशिष्ट विवरण जानने के लिए पूछने का अवसर खोजने की जरूरत थी। इस समय उसे एक और बात याद आई। क्या जी वेनरेट को भी एलियन बीस्ट बैंक की स्थिति के बारे में पता हो सकता है?
क्या पवित्र गठबंधन को पहले से ही इसकी जानकारी थी और वह गुप्त रूप से कोई रास्ता खोज रहा था? ये सब वह यानहुआंग गठबंधन में लौटने के बाद किन युनझांग से पूछ सकता है। अपनी ताकत से मैं वैश्विक एलियन 20 प्रतिबंध को हटाने में आपकी मदद नहीं कर सकता। वेनेरेट यून की आंखें थोड़ी चमक उठी। हालांकि एक अमर के रूप में मैं एलियन 20 प्रतिबंध के प्रभाव को ढाल सकता हूं, जिससे समुद्री राष्ट्र के जानवर मनुष्यों के साथ समझौता कर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग अपने पिछले सदमे से उबर गए। उनके चेहरे पर उत्साह झलकने लगा। प्रतिबंध हटाना संभव था। हालांकि यह केवल समुद्री राष्ट्र के जानवरों के लिए ही था कि वे मनुष्यों के साथ समझौता करें, लेकिन यह निश्चित रूप से एलियन जानवर प्रतिबंध के स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। यह अभूतपूर्व था और मानव इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। धन्यवाद आदरणीय यून। चेयरमैन एडम्स ने गहरी सांस ली। इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। वेनेरेट यून ने भीड़ की ओर देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। समुद्री जानवरों के साथ समझौता करने की एक कीमत होती है। एलियन 20 प्रतिबंध का अस्थायी रूप से विरोध करना मुझ पर भारी पड़ेगा, इसलिए मैं अनिश्चित काल तक समझौतों को सुविधाजनक नहीं बना सकता। एक वर्ष में मैं संभवतः केवल 10,000 जानवरों पर से प्रतिबंध हटा सकता हूं। और वेनेरेट यून ने भीड़ की ओर देखा। मानवता के पास विकास पथों पर शोध करने और कौशल सिखाने में एक अद्वितीय लाभ है, कुछ ऐसा जो हमारे समुद्री जानवरों में नहीं है। मैं एलियन जानवरों पर प्रतिबंध हटाने के लिए कार्रवाई कर सकता हूं, जिससे मनुष्य और जानवर स्वेच्छा से समझौते कर सकें, लेकिन बदले में मानव पक्ष को समुद्री जानवरों को विकास पथ और शिक्षण कौशल के साथ सहायता भी करनी होगी। 10,000। एडम्स ने शांतिपूर्वक उस आकृति पर विचार किया। पवित्र गठबंधन इन 10,000 स्थानों पर एकाधिकार नहीं कर सकता था। अन्य 3 गठबंधन संभवतः कुछ स्थान ले लेते, विशेष रूप से स्वतंत्रता गठबंधन, जो समुद्री राष्ट्र की सीमा पर स्थित था। इसलिए पवित्र गठबंधन का वास्तविक हिस्सा केवल कुछ हजार स्लॉट ही होगा। पवित्र गठबंधन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय जानवरों को अनुबंधित करने का अवसर निश्चित रूप से सबसे पहले सबसे अधिक क्षमता वाले जानवरों को प्रशिक्षित करने वालों को दिया जाएगा। कुछ हजार स्लॉट। यद्यपि ये थोड़ा छोटा था, परंतु कुल मिलाकर यह पर्याप्त था। कोई समस्या नहीं है। एडम्स ने कुछ सोचने के बाद तुरंत सिर हिलाया। एक बार अनुबंध प्रभावी हो जाने पर हमारे सभी शिक्षण कौशल समुद्री राष्ट्र के सामने प्रकट किए जा सकेंगे। लेकिन ये शिक्षण कौशल पवित्र गठबंधन के भीतर भी आसानी से उपलब्ध नहीं है। समुद्री जानवरों को भी विनिमय के नियमों का पालन करना होगा। इस बात पर पहले ही सहमति हो चुकी थी कि समुद्री राष्ट्र के समुद्री जानवर अपने द्वारा उत्पादित या अन्य माध्यमों से प्राप्त अलौकिक संसाधनों का उपयोग पवित्र गठबंधन के भीतर योगदान बिंदुओं के लिए कर सकते हैं और इन बिंदुओं का उपयोग लेनदेन के लिए कर सकते हैं। इसलिए समुद्री जानवरों के लिए भी मनुष्यों की तरह योगदान बिंदुओं के बदले में शिक्षण कौशल प्राप्त करना पूरी तरह से संभव था। विकास पथों के लिए एडम्स की आवाज थोड़ी रुकी। मानवता ने विकास पथों पर शोध करना कभी बंद नहीं किया है। एक बार जब वे समुद्री जानवरों के साथ अनुबंध कर लेते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से उनके विकास के प्रकारों और पथों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। ये सुनकर सी नेशन पक्ष के प्रतिभागियों की नजरें हल्की सी झपक गईं। उन्होंने एडम्स के शब्दों का गहरा अर्थ समझा। केवल वे प्रजातियां जो मनुष्यों के साथ समझौता करती हैं, विकास पथ पर शोध का विषय होंगी। दूसरे शब्दों में, यदि समुद्री राष्ट्र की कुछ प्रजातियां मनुष्यों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं होंगी, तो वे मानवता से अनुसंधान सहायता प्राप्त करने में असमर्थ होंगी। सहमत हूं। वेनेरेट यून ने एक पल के लिए सोचा और फिर थोड़ा सिर हिला दिया। और इस प्रकार वाचा पुनर्तः मुहरबंद हो गई। पवित्र गठबंधन के सदस्य खुशी से झूम उठे और यहां तक कि लिंसू और उनका समूह, जो पूरी बात सुन रहा था, भी उनकी खुशी में शामिल हो गया। विशेष रूप से नान यू रान, जो अब पवित्र गठबंधन और समुद्री राष्ट्र के बीच अनुबंध को यानहुआन गठबंधन के लिए भविष्य के बाहरी संबंधों में संदर्भ के लिए एक संभावित टेम्पलेट के रूप में देख रहा था, जो बहुत महत्वपूर्ण था। जल्द ही वाचा का एक मसौदा पेश किया गया, जिस पर चेयरमैन एडम्स और वेनेरेट यून ने हस्ताक्षर किए। फिर वेनेरेट यून धीरे धीरे उठे और परिषद हॉल के बिल्कुल बीच में अपनी जगह ले ली। समुद्र के समान विशाल एक विशाल शासन शक्ति बल के साथ प्रस्फुटित हुई। यद्यपि शासन शक्ति शत्रुतापूर्ण नहीं थी, फिर भी उसकी उपस्थिति मात्र से वहां उपस्थित सभी लोग गंभीरता से देखने लगे। यह अमर स्तर की शक्ति थी, जिसके कारण सम्राट स्तर के प्राणियों द्वारा नियंत्रित शासन शक्ति चींटियों के समान महत्वहीन प्रतीत होती थी। ये केवल एक अवतार था, फिर भी इसने सभी सम्राट स्तर के प्राणियों को आसानी से परास्त कर दिया। हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि अगर युनशु चाहे तो वह इस समय एक आकस्मिक हमले से वहां मौजूद सभी लोगों को मार सकता है। शासन शक्ति के अचानक उदय के साथ युनशु ने धीरे धीरे शपथ लेना शुरू कर दिया। उनके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गड़गड़ाहट की तरह फूटता था तथा उनके भीतर की शासन शक्ति को झकझोर देता था, जबकि आकाश और पृथ्वी से एक अजीब शक्ति के रेशे निकलकर धीरे धीरे शासन शक्ति में विलीन हो जाते थे। यह विचित्र, गहन एवं रहस्यमय शक्ति सभी ने स्पष्ट रूप से महसूस की। समझौता हो चुका था। एक बार शपथ लेने वाले ने अपनी शपथ का उल्लंघन किया, तो उनकी स्वयं की शासन शक्ति इस अजीब शक्ति द्वारा उल्टी ओर धकेल दी जाएगी। यहां तक कि अमर भी इससे अछूते नहीं रह सकते। ये जानकर सभी के चेहरों पर राहत का भाव साफ दिखाई दे रहा था। लिंसू सचमुच सही थी, शासन शक्ति की शपथ सचमुच प्रभावी थी।
शासन शक्ति की शपथ पूरी करने के बाद युनशू ने भीड़ की ओर देखा। अब से जल का साम्राज्य और मानव गुट सहयोगी हैं। समझौते के अनुसार जल साम्राज्य पवित्र गठबंधन और स्वतंत्रता गठबंधन को एकजुट होने में सहायता करने के लिए एक मार्ग खोलेगा। जल साम्राज्य अन्य गठबंधनों के साथ आदान प्रदान में भाग लेने के लिए दूत भी भेजेगा। हालांकि अभयारण्य को स्थानांतरित करने की विधि। निश्चिंत रहो युनशू। एडम्स ने लिनसू की ओर देखा, बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाकर सहमति मांगी। विधि व्यवस्थित की जाएगी और जल्द ही आपको सौंप दी जाएगी। ये बहुत अच्छा है। युनशू की आंखों में हल्की सी मुस्कान चमक उठी। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं पूछना चाहूंगा। कृपया युनशू। एडम्स बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, चूंकि हम सहयोगी हैं, आप जो भी कहेंगे हम अपनी पूरी ताकत से सहायता करेंगे। युशु इधर आओ। युशु ने धीरे से कहा। वो माँ। युनशू आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ा और अपना सिर युनशू की हथेली पर टिका दिया। यह मेरा सबसे छोटा बच्चा युनशू है, जिससे मेरा मानना है कि आप सभी मिल चुके हैं। युनशू ने शांति से कहा, यह बच्चा स्वेच्छाचारी है और मैं चाहता हूं कि यह एक मानव पशु प्रशिक्षक के साथ एक समझौते पर पहुंचे और साथ साथ बड़ा हो। सभी लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। निगलने वाली बादल वेल एक उच्च क्रम सम्राट स्तरीय प्रजाति, और यह विशेष रूप से अमरता के बाद का था। युनशू द्वारा एक मानव पशु प्रशिक्षक के साथ संधि करने के लिए अपने बच्चे की पेशकश करना स्पष्ट रूप से सद्भावना का संकेत था। विपरीत पक्ष के बच्चे के साथ समझौता करने में सक्षम होने से निश्चित रूप से मनुष्यों और जल साम्राज्य के बीच संबंध मजबूत होंगे। ये निश्चित रूप से एक सुनहरा अवसर था। लेकिन सवाल ये था कि समझौता कौन करेगा। एडम्स की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने अपने पीछे खड़े पवित्र गठबंधन के वरिष्ठ सदस्यों को देखा, एक पल के लिए विचार किया, फिर अचानक कहा, मेरा सुझाव है कि यानहुआन गठबंधन के जानवरों को काबू करने वाले राजकुमार युनशू के साथ समझौता करें। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पवित्र गठबंधन के वरिष्ठ सदस्यों ने ऊपर देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। यद्यपि चारों महान गठबंधन एक परिवार के समान घनिष्ठ थे, फिर भी एक परिवार के भीतर भी निकटता के स्तर थे। इसकी तुलना में उन्होंने स्वाभाविक रूप से समझौता करने के लिए पवित्र गठबंधन से एक पशु प्रशिक्षक को प्राथमिकता दी। इस गठबंधन समझौते का प्रस्ताव और क्रियान्वयन यानहुआन गठबंधन के शोधकर्ता लिन ने किया था। एडम्स की निगाहें भीड़ पर घूम रही थीं, उनकी आंखों में अधिकार का भार था। इस समझौते का लाभ हमें ही मिलेगा। भीड़ एक क्षण के लिए चुप हो गई, हालांकि वे अभी भी कुछ अनिच्छुक लग रहे थे, फिर भी अंततः उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। ये देखकर एडम्स ने राहत की हल्की सांस ली। ये मूर्ख। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि जब युनशू ने बात की थी, तो उसने कई बार लिनसू की ओर देखा था। ये स्पष्ट था कि उनके मन में एक जानवर को काबू करने वाला व्यक्ति था, हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था। और एडम्स ने धीरे से अपने आप से आह भरी। इस समझौते से यानहुआन गठबंधन को कोई ठोस लाभ नहीं मिला। यह अच्छा नहीं था। यदि यानहुआन गठबंधन का पशुपालक राजकुमार युनशू के साथ समझौता कर ले, तो ये यानहुआन गठबंधन और जल साम्राज्य के बीच एक संबंध जोड़ने जैसा होगा। ये भी एक प्रकार का संकल्प होगा। इसके बाद एडम्स ने प्रसन्नतापूर्वक लिनसू और उसके समूह की ओर रुख किया। मुझे आश्चर्य है कि यानहुआंग एलायंस के हमारे मित्र इस बारे में कैसा महसूस करते हैं। लिनसू और अन्य लोग एक पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इस तरह सामने आएगी। ये तथ्य कि एक अमर प्राणी अपनी संतान को समझौता करने के लिए एक मानव को सौंप रहा था, उनकी अपेक्षाओं से परे था। इस समय सभी ने अपनी नजरें लिनसू की ओर घुमा लीं। एक और लिनसू के दोनों पालतू जानवरों ने युनशू के साथ बातचीत की थी, और युनशू ने भी अभी अभी कई बार लिनसू को देखा था। दोनों काफी अनुकूल दिखाई दिए। दूसरी ओर यानहुआन गठबंधन के भीतर ऐसा लग रहा था कि केवल लिनसू, जो कि अविश्वसनीय रूप से युवा जानवर प्रशिक्षक था, के पास दूसरे पक्ष के साथ समझौता करने की योग्यता थी। लिनसू ने अपने आसपास खड़े लोगों को देखा जो उसे घूर रहे थे, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत दिलचस्प हो गई। और दूसरी ओर युनशू की आंखों में खुशी की चमक दिखी। वह मूल रूप से जिस व्यक्ति का पक्षधर था, वह वास्तव में लिनसू नामक मानव पशु प्रशिक्षक था। लेकिन जल राज्य के राजा के रूप में वह इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं कर सकती थी। वह केवल सूक्ष्म संकेत ही दे सकी। सौभाग्यवश सब कुछ उसी दिशा में हो रहा था जिसकी उसने अपेक्षा की थी। मानव पशु प्रशिक्षक, क्या आप मेरे बेटे के साथ समझौता करने को तैयार होंगे? इससे पहले कि लिनसू जवाब दे पाती, क्यू पहले से ही उत्सुकता से अपना सिर बाहर निकालकर युनशू को देख रहा था। मी ओ ओमेगा ओ, क्या ये भी हमारे साथ शामिल होने वाला है? उसकी अपनी क्षमताएं दूसरे को रोक रही थीं। यदि वह उसका अधीनस्थ बन जाए, तो उसे नियंत्रण में रखने में सक्षम होना चाहिए। यह आदमी काफी मजबूत लग रहा था, सचमुच एक महान संपत्ति। कांव कांव। तो यह चौथा है। भूत भी उत्सुकता से युशु को देख रहा था। दोनों छोटे जीव गंभीरतापूर्वक चर्चा करने लगे। लिनसू एक क्षण के लिए रुकी, फिर धीरे से सांस छोड़ी और क्षमायाचना करते हुए मुस्कुराए। क्षमा करें, हो सकता है कि मैं आपके बच्चे के साथ समझौता न कर पाऊं। यानहुआन गठबंधन के सदस्य प्रिंस युशु युनशू के आमतौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर एक क्षण के लिए असमंजस की स्थिति थी। क्या उसे अभी अभी अस्वीकार कर दिया गया था?
उसने अवचेतन रूप से अपने बगल में खड़े युनशु की ओर देखा, जो भी उतना ही हैरान दिखाई दे रहा था। उसका बदकिस्मत बच्चा बाहर भेज दिया गया और फिर भी अवांछित। युनशु तो ये भी नहीं देख पाया कि उसकी मां ने उसके प्रति थोड़ी सी उपेक्षा भरी नजर से देखा था। वह भी दंग रह गया। क्या वह अपराजित योद्धा था जिसे अस्वीकार कर दिया गया? हालांकि दूसरे की बिल्ली सचमुच मजबूत थी, लेकिन वह उस काले व्यक्ति को आसानी से हरा सकता था, है न? इस मानव ने सचमुच उसकी सराहना नहीं की। क्यों? यद्यपि युनशु मानव भाषा नहीं बोल सकता था, फिर भी उस समय सभी लोग समझ गए कि उसका क्या मतलब था। हर किसी के मन में यही सवाल था। क्यों? क्या लिनसू एक अमर, उच्च श्रेणी की शाही प्रजाति से भी प्रभावित नहीं थी? उन्होंने तो इसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया था। लिनसू ने गंभीरता से कहा, कारण यह है। वह थोड़ा रुका और कियुकियु की ओर इशारा करते हुए बोला, यह मेरा पहला संरक्षक जानवर है, कियुकियु। फिर उसने कियुकियु के बगल में घोस्ट की ओर इशारा किया, मेरा दूसरा संरक्षक जानवर, घोस्ट। उसके बाद उसने यूयू को अपनी पीठ के पीछे से पकड़ लिया, यह मेरा तीसरा संरक्षक जानवर, यूयू है। परिचय के बाद लिनसू ने युनशु की ओर देखा, आपका नाम टीम गठन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। सब लोग, क्या आप कोई अधिक उचित बहाना नहीं बना सकते? मैंने ऐसा बेतुका कारण कभी नहीं सुना। आखिर टीम गठन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता का क्या मतलब है? क्या आपको सी है या क्या? लिनसू के चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव था। स्वाभाविक रूप से ये वह वास्तविक कारण नहीं था जिसके लिए उन्होंने मना किया था, लेकिन असली कारण जोर से कहना आसान नहीं था। उन्होंने इनकार करने का कारण दो बातें बताईं। सबसे पहले, ये समय का मामला था। वर्तमान में उनका 20 टैमिंग स्पेस केवल चौथे स्तर पर था। तीसरे अनुबंध स्लॉट को अनलॉक करने के लिए स्तर 5 की आवश्यकता थी और चौथे के लिए स्तर 7 की आवश्यकता थी। 7वें स्तर तक पहुंचने में संभवतः कई वर्ष लग सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही वह अब युनशु से सहमत हो जाए, राजकुमार को उसके साथ अनुबंध करने के लिए कई वर्षों तक इंतजार करना होगा। यदि यह एक सामान्य जानवर प्रशिक्षक होता, तो कुछ वर्ष पहले से ही संबंध विकसित करना स्वीकार्य हो सकता था। लेकिन लिनसू दो क्षेत्रों के बीच आवागमन कर सकती थी और इस तरह की कार्रवाई से कई समस्याएं पैदा हो सकती थीं। जहां तक 5वें स्तर के बाद युनशु को क्रम में ऊपर ले जाने तथा यूयू को चौथे अनुबंध स्थान पर रखने की बात है, तो यह और भी कम व्यवहार्य था। एक और, उनके पास यूयू को, जो पहले आ गई थी, असुविधाजनक स्थिति में डालने का कोई कारण नहीं था। सिर्फ इसलिए कि यह एक विशेष श्रेणी का हथियारधारी जानवर है और वर्तमान में अपने विचार व्यक्त करने के लिए बोल नहीं सकता, क्या इसे अचानक इस तरह के पूर्वाग्रह का सामना करना चाहिए? दूसरी ओर, यदि उसने ऐसा किया, तो कियुकियु और घोस्ट, जो पहले से ही यूयू को समूह का पालतू और तीसरा सदस्य मानते थे, ऐसा दृश्य देखकर कैसा महसूस करेंगे? संरक्षक जानवर उपकरण या हथियार नहीं हैं, बल्कि साझेदार हैं। उनके साथ लड़ने का मतलब है हर समय उनकी भावनाओं को ध्यान में रखना। क्या वे यूयू के पक्ष में खड़े होंगे और क्या इससे उनमें लिनसू के प्रति नाराजगी पैदा होगी? यदि इस तरह की नाराजगी ने जड़ जमा ली, तो ये कियुकियु और घोस्ट के साथ बॉन्डिंग इंडेक्स को 100 तक पहुंचने से स्थायी रूप से रोक सकता है। और समय का मुद्दा लिनसू के इनकार का केवल एक कारण था। दूसरा कारण था युनशु। प्रिंस युनशु के लिए 20 टैमर मुझसे बेहतर उम्मीदवार है। लिनसू ने धीरे से कहा, फिर नान यूरेन को आगे बढ़ाया, ये हमारे यान हुआंग एलायंस का उपाध्यक्ष है। वह एक महाकाव्य स्तर का 20 टैमर है और बस उसके पास एक अनुबंध स्लॉट खाली है। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति नान यान हुआन गठबंधन की ओर से आसपास के समुद्री जानवर शक्तियों के साथ बातचीत और संवाद करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में समुद्री जानवरों के सदस्य के रूप में प्रिंस युनशु के पास विकास के लिए अधिक स्थान होगा। नान यूरान जम गया, उसने आश्चर्य से अपना सिर घुमाकर लिनसू की ओर देखा, तुम? यह लिनसू की आंखों में खुशी की चमक थी। एक बार नान यूरान का 5वां संरक्षक जानवर उसकी रक्षा करते हुए गिर गया था। तब से नान यूरान ने हमेशा 5वां अनुबंध स्थान खाली रखा था। अब उसके लिए प्रायश्चित करने का समय आ गया था। युनशु समुद्री जानवर शक्तियों के बीच जल राष्ट्र का राजकुमार था, जबकि नान यूरान को उम्मीद थी कि भविष्य में यान हुआन गठबंधन और आसपास की समुद्री जानवर शक्तियां एक समझौते पर पहुंच सकती हैं। साथ मिलकर वे इस परिणाम को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। धीरे धीरे युनशु की आंखों में जो गुस्सा उभर रहा था वह कम होने लगा। लिनसू की बातें सुनकर उसकी भावनाएं शांत हो गईं। एक महाकाव्य स्तर का जानवर प्रशिक्षक, ऐसा व्यक्ति मानवता में सबसे मजबूत होना चाहिए, और यदि लिनसू ने जो कहा वह सच था, तो युनशु के लिए उसके साथ अनुबंध करना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। उसने अपने बच्चे की ओर देखा। युनशु की सबसे बड़ी समस्या उसका आलसी, लापरवाह व्यक्तित्व था, वह हमेशा परेशानी खड़ी करता रहता था। मनुष्यों को अन्य समुद्री पशु शक्तियों के साथ सहयोग करने और बातचीत करने में सहायता करना भी बच्चे के लिए एक अच्छा अनुभव होगा। एक क्षण के लिए युनशु को प्रलोभन हुआ। उन्होंने नान यूरान का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, फिर अचानक पूछा, आपका संरक्षक जानवर सहयोग आयाम क्या है? नान यूरान थोड़ा हैरान हो गई। ये बात युनशु को बहुआयामी संरक्षक पशु सहयोग के बारे में पता थी, जो उसके लिए कुछ अप्रत्याशित थी।
लेकिन यह मानते हुए कि उसके पास अपनी क्षमताओं के बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, उसने सच्चाई से उत्तर दिया, 4 आयामी। 4 आयामी। युनशु की आंखों में संतुष्टि की झलक दिखी। वह गार्जियन बीस्ट कोऑपरेशन के बारे में जानते थे। किसी भी व्यक्ति को 4 आयामी सहयोग प्राप्त करने के लिए तीनों संरक्षक जानवरों के साथ उसके हृदय का पूर्ण समन्वय होना आवश्यक है। जो पशु प्रशिक्षक ऐसा करने में सक्षम है, उसे अपने पशुओं के प्रति अपने रवैये के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। युनजुन ने शांति से कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नान यूरान ने एक गहरी सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी क्योंकि उसने लिनसू को देखा। क्या तुम सच में मेरे लिए यह अवसर छोड़ने को तैयार हो? अंकल नान, आप मुझसे ज्यादा उपयुक्त हैं, लिनसू मुस्कुराए। नान यू रैन चुप हो गया। इससे पहले गिरे हुए 5वें पालतू जानवर के प्रति अपने जुनून के कारण उसने कभी भी नए 5वें पालतू जानवर की खोज नहीं की थी। हालांकि अब वह इस बात को स्वीकार कर चुका था, लेकिन अपने व्यक्तित्व से मेल खाता 5वां पालतू जानवर ढूंढना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे वह अचानक से हासिल कर सकता था। वह हमेशा सीमा पर ही रहता था, जहां सभी जानवर मुख्यतः बर्फ और काले प्रकार के थे। उसके पास एक भी जल प्रकार का जानवर नहीं था। चूंकि उसे अक्सर विभिन्न समुद्री पशु शक्तियों की यात्रा करनी पड़ती थी, इसलिए वह एक जलीय पशु के साथ अनुबंध करने पर विचार कर रहा था। युनशु के साथ अनुबंध करना उनके आगे के काम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा पक्ष न केवल जल प्रकार का जानवर था, बल्कि युनजुन का पुत्र भी था। लेकिन नान यूरान का दिल थोड़ा कांप उठा। यह एक उच्च श्रेणी की सम्राट नस्ल थी जो विचरण की मुख्य तकनीकों में निपुणता प्राप्त करने में सक्षम थी, तथा भविष्य में सम्राट रैंक तक आगे बढ़ने में इसके लिए कोई बाधा नहीं थी। क्या इस तरह के जानवर के साथ अनुबंध करने का अवसर इतनी आसानी से दिया जा सकता है? नान यू रैन ने लिनसू को गहराई से देखा। इस उपकार के सामने कृतज्ञता के कोई भी शब्द फीके पड़ गए। वह इस दयालुता को याद रखेगा। उसने अब और देर नहीं की, धीरे धीरे राजकुमार युनशु के पास गया और धीरे से बोला, युनशु, क्या तुम मेरे साथ अनुबंध करना चाहोगे और मेरे पालतू बनना चाहोगे? भविष्य में मैं आपकी प्रगति में मदद करने, एक दूसरे की रक्षा करने और एक दूसरे को कभी न त्यागने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके पैरों के नीचे काले प्रकाश के पैटर्न धीरे धीरे आपस में जुड़ गए, जिससे शून्य में तारों की तरह जटिल पथों का रेखा चित्र बन गया, जबकि एक ऊर्जा तूफान बेतहाशा बढ़ गया और 4 सम्राट श्रेणी के जानवर धीरे धीरे शून्य से उभरे। उन्होंने टेलीपैथी के माध्यम से सब कुछ समझ लिया था और तुरंत युशु को दयालु नजरों से देखा और अपने तरीके से उनका स्वागत व्यक्त किया। युनशु की आंखें चमक उठीं। जल्द ही उसकी टिमटिमाती निगाहों में एक दृढ़ निश्चय झलक उठा और उसने अचानक एक धीमी सी जयकार निकाली। वो लंबे मंत्रोच्चार के साथ युनशु ने नान युएरान द्वारा बनाए गए आह्वान समूह में गोता लगाया और वहां से गायब हो गया। संरक्षक जानवर अनुबंध पूरा हो गया था। नान यूरान के चेहरे पर खुशी छा गई। 5वें पालतू जानवर को खोने का अकेलापन युनशु के आगमन से कुछ हद तक कम हो गया। हालांकि इसके ठीक बाद नान यूरान की अभिव्यक्ति थोड़ी विचित्र हो गई। टेलीपैथी के माध्यम से युशु ने उसका पालतू बनने के बाद पहली बात कही थी। अनुबंध के बाद, क्या मैं जल्दी से उस बिल्ली को पीट सकता हूं? नान यू रैन ने अवचेतन रूप से लिनसू के बगल में कियू पर नजर डाली। अपने प्रशिक्षण के साथ युनशु जल्द ही एक सम्राट के पद तक पहुंच जाएगा और कियू को हराना कोई समस्या नहीं होगी, है ना? ये सोचते हुए नान यूरेन ने हल्के से खांसी और चुपचाप टेलीपैथी के माध्यम से जवाब दिया, निश्चित रूप से। जानवरों को वश में करने वाले स्थान में युशु की जय जयकार महसूस करते हुए नान यूरेन अपने दिल में असहाय होकर मुस्कुराया। इस छोटे से बच्चे के साथ अनुकूलन करने में संभवतः काफी प्रयास करना पड़ेगा। चाचा नान, बधाई हो, लिनसू ने कहा। वह अपनी हल्की मुस्कान को रोक नहीं पाया क्योंकि उसने नान यूरान को 5वें पालतू जानवर के साथ एक नया अनुबंध बनाते हुए देखा था। चाचा नान, ये बहुत खुशी की बात है। जब हम वापस आएंगे तो आपको हमें दावत देनी चाहिए। किन नान ने हंसते हुए कहा। ठीक है। नान यूरान मुस्कुराए और स्वाभाविक रूप से सहमत हो गई। फिर उसने युन जून की ओर देखा और थोड़ा झुका। युन जून, निश्चिंत रहो, मैं युनशु के पोषण के लिए अपने सभी प्रयास समर्पित करूंगा और पूरी ईमानदारी से उसका ख्याल रखूंगा। युन जून ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अचानक बोली, क्या आप इसे बाहर बुला सकते हैं? मेरे पास कुछ शब्द हैं जो मैं इस बच्चे से कहना चाहती हूँ। बेशक, कोई समस्या नहीं है। नान यूरान बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई और युनशु को बुलाने वाली थी। हालांकि जल्द ही उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी लड़खड़ा गई। युशु का कहना है कि वह बीस्ट टाइमिंग स्पेस के अंदर बहुत आरामदायक है और बाहर नहीं आना चाहता है। युजून, ये बेटा शायद मुसीबत बन जाएगा। अंत में युनशु को फिर भी नान यूरान द्वारा ईमानदारी से बुलाया गया और अपनी मां से निर्देश प्राप्त करते हुए उसने उसकी प्रेम भरी मार भी सहन की। युनशु को बुरी तरह पीटने के बाद युनजुन ने रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार को स्थानांतरित करने की विधि लेकर जल के राज्य के प्राणियों के साथ जल्दी से प्रस्थान किया। वह इस विधि के प्रभावों को आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। यदि वास्तव में रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार को इच्छानुसार स्थानांतरित करना संभव हो गया, तो उस अमर के साथ हिसाब चुकता करने का समय आ गया था, जिसने अपने क्षेत्र की लालसा की थी।
सभी की सहमति के अनुसार पवित्र गठबंधन के रहस्यमय क्षेत्र को दो दांत विशेष क्षेत्र के एक निश्चित क्षेत्र में रखा गया था, जिसकी रक्षा पवित्र गठबंधन और जल साम्राज्य द्वारा संयुक्त रूप से इसके संसाधनों के विकास और उपयोग के लिए भेजे गए कुलीन योद्धाओं द्वारा की जाती थी। रहस्य क्षेत्र का समाधान हो जाने के बाद लिनसू और उनका समूह होटल लौट आया। शोधकर्ता लिन, मैंने पहले ही उपाध्यक्ष लांते से पूछताछ कर ली है। जिन शियाओ ने बैठक कक्ष में पहल की, पवित्र गठबंधन के बाद के मामले पहले की तरह व्यस्त नहीं होंगे। सब कुछ वापस पटरी पर आ रहा है, इसलिए हमारा तकनीकी आदान प्रदान किसी भी समय शुरू हो सकता है। उपराष्ट्रपति लांते ने बताया कि वे किसी भी समय वैज्ञानिक क्षेत्र के शीर्ष शोधकर्ताओं के साथ आदान प्रदान और संवाद की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे प्रौद्योगिकियों की अदला बदली हो सकेगी। तो फिर कोई देरी नहीं होनी चाहिए। चलो कल आधिकारिक तौर पर शुरू करते हैं, लिनसू मुस्कुराए। एक दिन पहले शुरू करने का मतलब था कि वे एक दिन पहले यान हुआंग एलायंस में वापस आ सकते थे। ठीक है, मैं जल्दी से शेड्यूल की पुष्टि करने के लिए दूसरे पक्ष के साथ संपर्क करूंगी। जिन शियाओ ने अपने चश्मे को ऊपर उठाया। उपाध्यक्ष लांते ने भी प्रस्ताव रखा। उम्मीद है कि शोधकर्ता लिन मास्टर स्तरीय 20 टैमर मुकाबला रैंकिंग के लिए प्रतियोगिता में भाग लेंगे, ताकि पवित्र गठबंधन के सामने यान हुआंग एलायंस के 20 टैमर्स की ताकत का प्रदर्शन किया जा सके। ये भी ठीक है, लिनसू फिर मुस्कुराए। उपराष्ट्रपति लांते के साथ सट्टेबाजी के दौरान वह पहले ही इस बात पर सहमत हो चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। ये तो बस प्रथम स्थान प्राप्त करने का एक सरल मामला था। वुश, बैठक कक्ष का दरवाजा खोला गया और नान यूरेन मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। मैंने पहले ही एलायंस को स्थिति की सूचना दे दी है। यदि ये केवल पवित्र गठबंधन और जल साम्राज्य के बीच रहस्य क्षेत्र के बारे में सट्टा लगाने की बात थी, तो यान हुआंग गठबंधन के साथ महंगा सीमा पार संपर्क बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे अपने आदान प्रदान के समाप्त होने के बाद ही वापस रिपोर्ट कर सकते थे। लेकिन जल साम्राज्य का मनुष्यों के साथ गठबंधन बनाना और नान यूरान का जल साम्राज्य की अमर संतानों के साथ व्यक्तिगत रूप से अनुबंध करना इतना महत्वपूर्ण मामला था कि इसे गठबंधन को तुरंत बताना पड़ा। उस समय नान यूरेन काफी खुशमिजाज मूड में थी। यद्यपि उन्होंने फोन पर स्पष्ट रूप से यह सुझाव नहीं दिया था कि यान हुआंग गठबंधन को पवित्र गठबंधन का अनुकरण करना चाहिए और महासागरीय पशु शक्तियों के साथ मिलकर महासागरीय विदेश मामलों का विभाग स्थापित करना चाहिए, फिर भी यान हुआंग गठबंधन द्वारा प्रदर्शित रवैया काफी स्पष्ट था। वे जल साम्राज्य और मनुष्यों के बीच गठबंधन से बेहद उत्साहित थे, और वे जल साम्राज्य की अमर संतान के साथ उसके अनुबंध का पूरी तरह से समर्थन करते थे। यदि लिनसू की सुरक्षा का महत्व न होता, तो 20 टैमर एसोसिएशन चाहती कि वह तुरंत वापस उड़ जाए। इसे देखते हुए उनके लौटने पर महासागरीय विदेश मामलों का विभाग स्थापित करने पर ज्यादा विरोध नहीं होना चाहिए। वैसे नान यूरेन ने लिनसू की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराई। राष्ट्रपति शेन के पास एक संदेश था जो वह चाहते थे कि मैं आप तक पहुंचाऊं। कौन सा संदेश? लिनसू ने नान यूरान की ओर उत्सुकता से देखा। उसने कहा। नान यूरेन ने थोड़ा रुककर लिनसू को देखा। इस कार्य से भावी पीढ़ियों को लाभ होगा। आपका होना यान हुआंग के लिए सौभाग्य की बात है। समय बीतता गया और 10 दिन बीत गए। लिनसू पिछले 10 दिनों से पवित्र गठबंधन के शोधकर्ताओं के साथ तकनीकी आदान प्रदान और साझाकरण में व्यस्त थे। शोधकर्ता लिन, पवित्र गठबंधन के मुख्य शोध संस्थान के अंदर सफेद बाल और दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने उत्साह से लिनसू का हाथ पकड़ लिया। सहकारी तकनीक, यह अवधारणा बिल्कुल सरल है। आपको देखकर मुझे अपने परदादा की युवावस्था की याद आती है। लिनसू के चेहरे पर अचानक अजीब भाव आ गए। उसके सामने खड़ा व्यक्ति था ट्रेलियन, पवित्र गठबंधन का मुख्य शोधकर्ता, जिसका दर्जा किन युनझांग के बराबर था। लेकिन इस बुजुर्ग की एक और पहचान भी थी। वह डॉक्टर बोवा के परपोते थे, जिन्होंने 20 टाइमिंग स्पेस की खोज की थी। डॉक्टर ट्रेलियन, आप मेरी बहुत तारीफ करते हैं। मैं डॉक्टर बोवा से कैसे तुलना कर सकता हूँ? लिनसू ने हल्के से खांसते हुए कहा। इसके अलावा आपने शायद कभी नहीं देखा होगा कि आपके परदादा जब युवा थे तो कैसे दिखते थे, है ना? ओह, ट्रेलियन ने अपना सिर खुजलाया, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मुझे नहीं लगता, है ना? वैसे भी इस समय के दौरान आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, लिनसू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिससे असहजता दूर हुई। आपकी अंतर्दृष्टि मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद रही है, और अब मुझे सहकारी बाहरी कवच की भी पूरी समझ है। नहीं नहीं नहीं, यह एक पारस्परिक आदान प्रदान है, इसे मार्गदर्शन नहीं माना जा सकता है। ट्रेलियन ने ठहाका लगाया, फिर उसकी आवाज थोड़ी रुकी। लेकिन शोधकर्ता लिन, क्या आप वाकई अपने स्वयं के सहकारी बाहरी कवच को बनाने के लिए हमारे प्रसंस्करण उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं यान हुआंग एलायंस को कमतर समझता हूं, लेकिन जब यांत्रिक पशु कवच की बात आती है, तो हमारी तकनीक स्पष्ट रूप से अधिक आधिकारिक है, ट्रेलियन ने गर्व से कहा। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन जहां तक सहकारी बाहरी कवच की बात है, मैं यान हुआंग एलायंस में वापस लौटने पर इसे बनाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। लिनसू ने सिर हिलाते हुए विनम्रता से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है तो बेझिझक पवित्र गठबंधन में आएं, ट्रेलियन ने हंसते हुए कहा। आखिरकार आप पवित्र गठबंधन के हमेशा के लिए दोस्त हैं। जरूर, लिनसू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब मैं आऊंगी, तो हर बार बाहर कदम रखते ही मुझे भीड़ का सामना न करना पड़े।
हा हा हा। ट्रेलियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हंसा, कुछ नहीं कर सकता। पावर रैंकिंग लिस्ट ऑफ 3 में आपको पहला स्थान किसने दिलाया? लिनसू ने असहायता से अपना सिर हिलाया। डॉक्टर ट्रेलियन, जब तक हम फिर से मिलें। बोलने के बाद वह ज्यादा देर तक नहीं रुके और अनुसंधान संस्थान से बाहर चले गए। युवक की विदा होती हुई आकृति को देखते हुए ट्रेलियन एक पल के लिए चुप रहा, फिर वह एक शरारती बूढ़े बच्चे की तरह अपने पास रखे दस्तावेजों के ढेर की ओर बढ़ा। हे, मुझे इस सहकारी तकनीक का गहन अध्ययन करना चाहिए। अल्पविराम। अनुसंधान संस्थान से बाहर निकलते हुए लिनसू ने कई परिचित आकृतियां देखीं। क्या आदान प्रदान खत्म हो गया है? नान यूरान ने मुस्कुराते हुए लिनसू की ओर हाथ हिलाया। हाँ, लिनसू मुस्कुराई। सहकारी बाहरी कवच से संबंधित सामग्रियों में सभी अस्पष्ट भागों को स्पष्ट कर दिया गया है। यान हुआंग एलायंस में लौटने के बाद मुझे अपना खुद का कवच बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम सच में कुछ खास हो, किन्नान ने अपनी बाहें पार करते हुए कहा। क्या डॉक्टर ट्रेलियन ने नहीं कहा था कि वह इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं? मैं इसे स्वयं करना चाहूंगी, लिनसू ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। 10 दिनों के समय में उन्होंने सहकारी बाह्य कवच में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने इसे अब तक इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि उन्होंने कुछ खोज लिया था। सहकारी बाह्य कवच की तकनीक हथियार बनाने वाले मास्टर्स की विरासत विधियों के साथ कुछ समानताएं साझा करती प्रतीत हुई। ये बात उसे कुछ दिन पहले ही पता चली जब उसने लुजिए को एक हथियार पर आध्यात्मिक पैटर्न बनाते हुए देखा और बाद में उसने लुजिए से हथियार कास्टिंग मास्टर्स के बुनियादी ज्ञान के बारे में पूछा। एक हथियार ढलाई मास्टर को न केवल उत्कृष्ट फोर्जिंग कौशल की आवश्यकता होती है और हथियार की आत्मा को सक्रिय करने के लिए अपने दिल के खून का उपयोग करना होता है, बल्कि उस पर अद्वितीय आध्यात्मिक पैटर्न भी उकेरना होता है। ये तीनों पहलू अपरिहार्य हैं। जबकि सहकारी बाह्य कवच के लिए पहले दो की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें समान पैटर्न होते हैं जिन्हें अलौकिक हथियार सर्किट कहा जाता है। लिनसू को इस बात का गहरा एहसास था कि दोनों के बीच किसी तरह का संबंध और समानता हो सकती है, इसलिए उसने अपना स्वयं का सहकारी बाह्य कवच बनाने की प्रारंभिक योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया। आखिरकार वह जल्दबाजी में नहीं था और आध्यात्मिक पैटर्न और अलौकिक हथियार सर्किट के बीच संबंध को स्पष्ट करने के बाद ही वह ऐसा कर सकता था। कौन जानता है, हो सकता है कि वह कोऑपरेटिव एक्सटर्नल आर्मर में कुछ तकनीकी नवाचार भी लाए। शोधकर्ता लिन, पावर रैंकिंग के लिए गणना कल समाप्त हो गई, जिन शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि सहमति हुई थी, अभी अभी होली अलायंस बीस टैमर एसोसिएशन ने आपका इनाम वितरित कर दिया है। यहाँ पुरस्कारों की सूची है, जिसमें 2 स्तर 7 संसाधन भी शामिल हैं। जिन शियाओ ने सूची लिनसू को सौंपते हुए कहा। ठीक है। लिनसू ने सूची पर नजर डाली, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक बर्फ प्रकार, एक अंधेरा प्रकार स्तर 7 संसाधन, साथ ही विभिन्न अन्य संसाधन। लिनसू के लिए इतनी संपत्ति बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन कम भी नहीं थी। हालांकि तभी उसे कुछ याद आया और उसका चेहरा खराब हो गया। मैं इस सप्ताह की पावर रैंकिंग में नहीं हूं, है न? होली अलायंस बीस टैमर एसोसिएशन को पता है कि हम जाने वाले हैं, इसलिए आपको इस सप्ताह रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया है। जिन जियाओ अपने मुंह को ढकने और हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। अच्छा, लिनसू ने राहत की सांस ली। वह अनजाने में वाइस चेयरमैन लांते द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए थे। प्रारंभ में उन्होंने यान हुआंग एलायंस बीस टैमर्स की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए एक सप्ताह की पावर रैंकिंग लड़ाई में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सब इस तरह से घटित होगा। उन्होंने रैंकिंग का पिछला दौर अभी अभी पूरा किया था और जैसे ही अगला प्रतियोगिता दौर शुरू हुआ, वे तीनों बोर्डों पर मास्टर स्तर के 20 टैमर के रूप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए। उस क्षण संपूर्ण पवित्र गठबंधन में उथल पुथल मच गई। एक लड़का जिसके बारे में किसी ने कभी सुना भी नहीं था, वह अचानक तीनों बोर्ड में शीर्ष स्थान पर आ गया। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता था? यदि लिनसू ने सबसे निचले स्तर से शुरुआत की होती और कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े होते, तो स्वाभाविक रूप से किसी ने आपत्ति नहीं की होती। लेकिन लीडरबोर्ड पर रिकॉर्ड खाली था और इसके अलावा लिनसू का नाम विशेष रूप से यान हुआंग एलायंस से आने के रूप में चिन्हित किया गया था। इसके साथ ही लिनसू तुरंत ही व्यापक ध्यान का केंद्र बन गई। अनगिनत जानवर प्रशिक्षक लिनसू की प्रतीक्षा में बैठे थे, उसे चुनौती देने के लिए उत्सुक थे। पहले तो उन्हें एक दिन में दर्जनों चुनौतियां मिलती थीं। बाद में जैसे जैसे उसकी जीत की संख्या बढ़ती गई, पवित्र गठबंधन के जानवरों को नियंत्रित करने वालों को उसकी ताकत का पता चला और चीजें कुछ हद तक आसान हो गईं। सप्ताह के अंत तक, जबकि अन्य लोगों की रैंकिंग बदल गई, लिनसू का नाम गर्व से शीर्ष पर बना रहा। इस एहसास ने अन्य जानवरों को भी लिनसू की ताकत के बारे में जागरूक कर दिया। यान हुआंग एलायंस के एक सदस्य द्वारा दबाए जाने के कारण एलायंस के सभी 20 टैमर्स को स्वाभाविक रूप से बहुत असहज महसूस हुआ और उनमें से कई ने शीर्ष स्थान को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से और भी कठिन प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। पवित्र गठबंधन ने गठबंधन के पशुपालकों को प्रेरित करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। शेड्यूल के अनुसार हम कल दोपहर को यान हुआंग लौट आएंगे, जिन शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। होली अलायंस बीस टैमर एसोसिएशन कल सुबह आपके लिए आईसी सीक्रेट रियल्म खोल देगा। अच्छा, लिनसू मुस्कुराया, उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। उस विशेष स्थान को, जो कि एक भूतल गुप्त क्षेत्र था, अंततः मनुष्यों और विदेशी जानवरों दोनों द्वारा बर्फ सागर गुप्त क्षेत्र का नाम दिया गया।
जल साम्राज्य और मनुष्यों के बीच गठबंधन को सुगम बनाने वाले केंद्रीय व्यक्ति के रूप में दोनों पक्षों ने कृतज्ञता के प्रदर्शन के रूप में लिंसू को अकेले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर दिया था। इस बार केवल वही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था और लिंसू जो कुछ भी वहां खोजेगी वह पूरी तरह से उसका होगा। बर्फीले सागर के गुप्त क्षेत्र के केंद्र को बर्फीले सागर की आंख कहा जाता था। समय शून्य गुप्त क्षेत्र, जो कि एक समय प्रणाली जमीनी स्तर का गुप्त क्षेत्र है, की तुलना में बर्फ सागर गुप्त क्षेत्र का केंद्र उतना रहस्यमय नहीं था। मनुष्यों और विदेशी जानवरों ने अनेक प्रयोगों और अन्वेषणों के बाद अंततः ये निर्धारित किया कि इस गुप्त क्षेत्र के केंद्र में एक विशेष कार्य था जो बर्फ और जल प्रणाली के विदेशी जानवरों को नियम शक्ति को समझने में सहायता करता था। क्योंकि बर्फ प्रणाली का था, इसलिए प्रवेश करना बिल्कुल उपयुक्त था। यद्यपि यह पहले से ही अत्यधिक शीत सीढ़ी में बर्फ प्रणाली के नियमों को महसूस कर चुका था, फिर भी दोनों अनुभव परस्पर विरोधी नहीं होंगे। आखिरकार नियमों को समझना बहुत लाभदायक था। यहाँ तक कि एक ही बर्फ प्रणाली के नियम भी अलग अलग दिशाओं में ले जा सकते हैं और नियमों की व्यापक समझ व्यक्ति की निपुणता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। लिंसू का मानना था कि क्यू की यात्रा फलदायी होगी, लेकिन इन सब पर कल चर्चा होगी। धुंधले आसमान की ओर देखते हुए लिंसू मुस्कुराई, चलो पहले होटल वापस चलें। चल दर किन्नान अपने हाथों को छाती पर बांधे लिंसू के साथ साथ चल रहा था। उसका चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था और वह बहुत अच्छे मूड में था। ये देखकर लिंसू के मन में अचानक विचार आया, नान, क्या तुम्हें सहकारी बाहरी कवच की जानकारी मिल गई? मुझे ये पहले ही मिल चुका है। किन्नान मुस्कुराया, मैंने इसे स्थानिक तकनीक के लिए बदल दिया। दादाजी ने जब पवित्र गठबंधन में प्रौद्योगिकी विनिमय के लिए गए थे तब उन्होंने इस सामग्री को विकसित नहीं किया था, इसलिए उन्होंने इसे कभी प्रदान नहीं किया। अब सहकारी बाह्य कवच की जानकारी के लिए व्यापार करना सही था। सहकारी बाह्य कवच की जानकारी सहकारी तकनीक और स्थानिक तकनीक दोनों के लिए आदान प्रदान की गई थी। लिंसू ने असहायता से अपना सिर हिलाया, वास्तव में मैं आपको सीधे जानकारी दे सकता था। स्थानिक तकनीक वैसे भी उन्हें दी जानी थी। किन्नान ने हंसते हुए कहा, अन्य 3 सुरक्षा गठबंधन स्थानिक तकनीक की कमी के कारण अपने सिम्बायोटिक सूचकांक में सुधार करने में धीमे हैं और 3 आयामी सिम्बायोसिस के साथ महाकाव्य स्तर के 20 टैमर्स बहुत कम हैं। ऐसे परिदृश्य में यह अमर रैंकों से निपटने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए अन्य गठबंधनों को भी जितनी जल्दी हो सके स्थानिक तकनीक में महारत हासिल करने और जल्द ही अधिक बहुआयामी सिम्बायोटिक 20 टैमर्स प्राप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन दादाजी इसे सीधे देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि जिस चीज पर उन्होंने बहुत मेहनत से शोध किया था उसे यूं ही दे देने से उसका मूल्य कम हो जाएगा, इसलिए हमने बस औपचारिकताएं पूरी कर ली। किन्नान ने अपने हाथ फैलाए। लिंसू की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। ऐसा लग रहा था कि किन युनझांग सचमुच ऐसा ही करेंगे। अंकल नान, आपकी योजना कैसी चल रही है? लिंसू ने नान यूरान की ओर देखा। पिछले कुछ दिनों में उसकी रखवाली करने के अलावा नान यूरान ने अनुसंधान के लिए युनशु को लियांग दांत विशेष जिले के विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए भी समय निकाला। इस पद्धति के माध्यम से वह अपनी कूटनीतिक सहयोग योजना को परिष्कृत कर रहे थे। उनका मानना था कि यान हुआंग वापस आने पर न केवल वह बेकार नहीं रहेंगे बल्कि अब से अधिक व्यस्त भी रहेंगे। इसका प्रारंभिक मसौदा तैयार कर लिया गया है, कुछ विवरण हैं जिन पर वापस लौटने पर आगे चर्चा की आवश्यकता है। नान यूरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मूल रूप से यहाँ एक अंगरक्षक के रूप में था, कौन जानता था कि मुझे इतना कुछ मिलेगा। कौन तुम्हें अंगरक्षक बना सकता है? लिंसू मुस्कुराया, उसकी नजर तांग कुई पर पड़ी जो उत्साहित भाव से कुछ नोट करने में व्यस्त था। उसे इस तरह देखकर लिंसू मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इन दिनों शोधकर्ता तांग उत्साह से लगभग पागल हो गए थे। जल साम्राज्य और मनुष्यों के बीच गठबंधन के परिणामस्वरूप विभिन्न समुद्री विदेशी जानवरों के रिकॉर्ड डेटा को मानव पक्ष के साथ साझा किया गया। इस जानकारी में कई ऐसे रहस्य थे जो शोधकर्ता तांग के लिए अज्ञात थे, जिन्हें उन्होंने बहुत संजो कर रखा था। इस डेटा के साथ समुद्री विदेशी पशु प्रणाली के बारे में उनकी समझ अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी और हो सकता है कि भविष्य में वह कुछ उल्लेखनीय विकसित करने में सक्षम हो जाएं। उन्हें पहले से ही यह महसूस हो रहा था कि विशेष स्तर के शोधकर्ता का पद, जो पहले अप्राप्य लगता था, अब उन्हें आकर्षित कर रहा था। पवित्र गठबंधन समूह के सभी 5 सदस्यों ने खूब फसल काटी थी। यहाँ तक कि सचिव जिन श्याओ, जो पूरी यात्रा के समन्वय के लिए जिम्मेदार थे, भी भाग्यशाली रहे कि उन्हें एक समुद्री सायरन मिल गया। ऐसा कहा जाता था कि समुद्री सायरन का गाना न केवल दुश्मनों को हैरान कर सकता था, बल्कि सहयोगियों को भी ठीक कर सकता था, जो उसकी रात्रिकालीन आदतों के अनुकूल था। जल्द ही समूह हंसी मजाक के बीच होटल में वापस लौट आया और सभी अपने अपने रास्ते चले गए। अपने कमरे में वापस आकर लिंसू बिस्तर पर थका कर लेट गया। कई दिनों के आदान प्रदान और चुनौतियों ने उसे थका दिया था, फिर भी वह खुश था। सौभाग्यवश वह शीघ्र ही घर जाने वाले थे और तब तक उन्होंने एक अच्छी छुट्टी लेने की योजना बना ली थी। काओ, क्या हम शेनबू वापस जा रहे हैं? गोस्ट अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए लिंसू के पास आया। इस अवधि के दौरान लिंसू ने अन्य शोधकर्ताओं के साथ तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान किया था और उनके पालतू के रूप में गोस्ट पूरे समय मौजूद था और गुप्त रूप से बहुत सारे नए सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त कर रहा था। नियम शक्ति की समझ में पीछे छूट जाने के बजाय इस सैद्धांतिक ज्ञान ने वास्तव में गोस्ट को उसकी समझ में सहायता की।
अब घोस्ट घोस्ट की रूल पावर की धारणा पहले चरण तक पहुंच गई थी, और इसकी मुख्य तकनीक छाया जादू की दक्षता का स्तर रैंक वी तक पहुंच गया था। रैंक वी तक पहुंचने के बाद शैडो मैजिक में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। अंधेरे नियमों की मूल बातें समझ लेने के बाद उस बिंदु से घोस्ट घोस्ट का छाया जादू अब छाया वाले वातावरण तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसकी छाया छिपाने की क्षमता के लिए अब छाया की आवश्यकता नहीं थी। घोस्ट घोस्ट किसी भी समय कहीं से भी छाया स्थान को खोल सकता था और उसमें घुस सकता था। यहाँ तक कि प्रकाश से घिरे होने पर भी यह मात्र विचार से ही अपने को छिपा सकता है। शैडो लॉक क्षमता में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इससे पहले घोस्ट घोस्ट केवल अपने प्रतिद्वंद्वी को उसकी छाया से ही लॉक कर सकता था और ऐसा करते समय वह स्थिर हो जाता था। लेकिन उसके बाद से एक प्रतिद्वंद्वी को लॉक करने के बाद घोस्ट घोस्ट का असली शरीर छाया को छोड़ सकता है और लॉक बनाए रखते हुए हमला कर सकता है। जब छाया रूपांतरण क्षमता रैंक एव पर पहुंच जाती थी तो ये जिस किसी चीज को छूती थी उसे छाया रूप में बदल सकती थी जो शारीरिक हमलों से प्रतिरक्षित होती थी। रैंक वी पर एकमात्र विचार से यह एक निश्चित सीमा के भीतर किसी भी क्षेत्र को छाया रूप में बदल सकता है। घोस्ट घोस्ट की अंतिम उप क्षमता शैडो एस्केप भी बदल गई थी। जहां पहले ये किसी को गुप्त स्थान पर ले जा सकता था, वहीं रैंक वी पर शैडो एस्केप एक निश्चित क्षेत्र के भीतर सभी चीजों को तेजी से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकता था। घोस्ट घोस्ट अपने पूरे प्रयास से एक पूरे घर को भी ले जा सकता है। इसे घर बदलने की तकनीक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में ये भूत पत्थर हथौड़ा का एक उपकरण है। छाया क्लोन क्षमता में भी गुणात्मक उछाल आया है। तब से जब तक घोस्ट घोस्ट एक शैडो क्लोन का निर्माण करता है, यह एक स्वतंत्र इकाई की तरह स्थायी रूप से अस्तित्व में रह सकता है और स्वाभाविक रूप से फीका नहीं होगा। इसके अलावा क्लोन जो पहले केवल छाया छिपाव का उपयोग कर सकते थे, अब छाया जादू की तीन उप क्षमताओं छाया लॉक, छाया परिवर्तन और छाया एस्केप का भी उपयोग कर सकते थे। हालांकि अभी भी वे आक्रामक नहीं थे, लेकिन उनका समर्थन काफी मजबूत हो गया था। कुछ समय पहले लिंसू ने पाया था कि भूत प्रेत की छाया क्लोनों के पास अपनी स्वयं की चेतना होती है। ये चेतना केवल तब उभरी जब भूत भूत और क्लोन एक ही दुनिया में नहीं थे और एक दूसरे के साथ संपर्क खो दिया, जैसे कि जानबूझकर भूत भूत से बचना। इसलिए हालांकि लिंसू को क्लोन की उपस्थिति के बारे में पता था, लेकिन वह उससे कभी सीधे तौर पर नहीं मिला था। इस सौम्य क्लोन चेतना के बारे में लिंसू और घोस्ट घोस्ट ने चर्चा की थी और इसे रहने देने का फैसला किया था। छाया क्लोन के परिवर्तन के बाद घोस्ट घोस्ट ने दोनों दुनिया में एक क्लोन छोड़ दिया, जो लिंसू की छाया के भीतर छिपा हुआ था। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि जब लिंसू दुनियाओं के बीच यात्रा करेगी, तो मूल के बिना दुनिया में क्लोन चीजों की देखभाल कर सकेगा तथा संरक्षक के रूप में कार्य कर सकेगा। रैंक वी तक पहुंचने और कायापलट से गुजरने वाली मुख्य तकनीक से परे, घोस्ट घोस्ट अब हर कदम में अंधेरे नियमों की शक्तियों का उपयोग कर सकता था। इसलिए अपरिवर्तित प्रवीणता स्तरों के बावजूद सभी अन्य अंधेरे से संबंधित क्षमताएं कुछ हद तक अधिक शक्तिशाली थीं। नियमों की पहली परत को समझने मात्र से ही घोस्ट घोस्ट को काफी लाभ हुआ था। यह अफसोस की बात है कि स्तर 8 डार्क क्रिस्टल डार्क किरण की गहरी अंधेरे शासन शक्ति को सहन नहीं कर सका। जैसे ही घोस्ट घोस्ट ने नियमों की पहली परत को समझना समाप्त किया, डार्क क्रिस्टल स्वाभाविक रूप से टूट गया। इसकी ऊर्जा घोस्ट घोस्ट द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई, जिससे इसका सामान्य ऊर्जा स्तर 7 लाख को पार कर गया। घोस्ट घोस्ट की अन्य स्तर 8 वस्तु शैडो घोस्ट ड्रैगन की पंजे की हड्डी अभी तक पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुई थी, लेकिन घोस्ट घोस्ट अपनी उच्च अंधेरे आत्मीयता प्रतिभा कौशल के साथ पहले से ही एक नई प्रतिभा क्षमता शैडो घोस्ट पंजा को जागृत कर चुका था और इसकी नस्लीय रैंक एक निम्न से मध्यम स्तरीय सम्राट प्रजाति में उन्नत हो गई थी। इल्यूजन ड्रीम स्टोन की मदद से ताज़ा जागृत शैडो घोस्ट क्लॉ ने अपनी प्रारंभिक अवस्था को पार कर लिया, बलपूर्वक रैंक एव तक बढ़ा दिया और हाल ही में पवित्र एलायंस बीस्ट टैमस के साथ चुनौतियों और आदान प्रदान में उज्ज्वल रूप से चमक गया। ठीक है, चलो सोते हैं, लिंसू ने कहा, भूत भूत के सिर को रगड़ते हुए और यूयू को शांत करते हुए भूत भूत को वापस जानवर वश में करने वाले स्थान में खींचने की तैयारी की। फिर उसने अपनी परछाई को हल्के से थपथपाया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें पुनः खोला तो उसने देखा कि चारों ओर बर्फ और हिम से ढकी दुनिया है। भाई लिन, तुम जाग रहे हो। लूजिए ने मुस्कुराते हुए लिंसू का अभिवादन किया। लिंसू ने उत्सुकता से लूजिए के सामने फोजिंग फनेस में तलवार की ओर देखा, जिसने अब आकार ले लिया था और पूरी तरह से अलग दिख रही थी। क्या आपका आत्मिक हथियार लगभग तैयार है? ठीक है, लूजिए ने अपनी छाती फुला ली, उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था। यहाँ बर्फ की शक्ति बहुत ही भयानक है, मेरी अपेक्षा से भी अधिक उच्च गुणवत्ता वाली। मैंने पूरी ताकत से आगे बढ़ने और बर्फ और आग दोनों की शक्ति का उपयोग करके अपने आध्यात्मिक हथियार को पूरी तरह से फिर से बनाने का फैसला किया। एक बार जब ये समाप्त हो जाएगा, तो यह एक अर्ध मध्यम श्रेणी का स्पिरिट हथियार होगा। लूजिए ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना किसी बदलाव के, जिस दिन मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, ये स्वाभाविक रूप से एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट हथियार में बदल जाएगा। जैसे ही उसने यह बात कही, लूजिए की मोटी बाहें ऊपर उठ गईं। वह स्पष्ट रूप से अपने कई दिनों की कड़ी मेहनत के परिणामों से काफी संतुष्ट था। जब उसे पकड़ लिया गया तो उसने एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार तैयार कर लिया था। फिर से, मैं, लूजिए, एक मध्यम श्रेणी के हथियार कास्टिंग मास्टर हूँ।
तो फिर मैं भाईलू को बधाई देने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा, लिनसू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मुझे अभी भी लगभग एक दिन की आवश्यकता है, लूजिए ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आकाश में रहस्यमय सीढ़ी पर लेटे हुए क्यूक्यू को देखते हुए। क्यूक्यू कुछ दिनों से रहस्यमय सीढ़ी के छठे स्तर पर है ना? मुझे आश्चर्य है कि 7वें स्तर पर कितना समय लगेगा। 7वां स्तर निश्चित रूप से अधिक कठिन होगा, लिनसू ने असहाय होकर कहा, गोस्ट को बुलाते हुए सीढ़ी पर क्यूक्यू पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए। जब भाईलू हथियार डालना समाप्त कर लेंगे तो आपको कुछ दिनों तक मेरा इंतजार करना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, लूजिए ने हंसते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि भाई यान ने 10 या इतने दिनों के बाहर रहने के बाद कोई लाभ उठाया है या नहीं। भाई यान का व्यक्तित्व काफी स्थिर है, इसलिए शायद उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लिनसू ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्यूक्यू नियमों की शक्ति को लिनसू की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से समझ रहा था। सीढ़ी के चौथे स्तर पर कदम रखने के कुछ ही दिनों बाद क्यूक्यू ने लिनसू द्वारा सिखाई गई विधि का उपयोग करते हुए चौथे स्तर की शासन शक्ति को समझ लिया। चौथे स्तर के नियम पहले स्तर के नियमों से समानता रखते थे। ये प्रथम स्तर की सीढ़ी के बर्फ प्रणाली नियमों और प्रथम चरण के आत्मा प्रणाली नियमों के सम्मिलन से निर्मित एक विशेष नियम था। बर्फ प्रणाली के नियमों को पहले से ही समझ लेने के बाद क्यूक्यू ने एक सादृश्य बनाया और पहले चरण के आत्मा प्रणाली नियमों को समझने के अवसर का लाभ उठाया। इसकी मुख्य तकनीक फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म भी पूरी तरह से रैंक वी में प्रवेश कर गई, अब वह अर्ध रैंक वी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। रैंक वी फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म वास्तव में किसी प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को हमेशा के लिए शांत कर सकता है। इसकी शक्ति भयावह और असीम है, यहाँ तक कि पहले के अर्ध रैंक वी से भी अधिक दुर्जय है। उस सफलता के बाद क्यूक्यू ने गति पकड़ी और 5वें और 6ठे स्तर की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास शुरू किया। 5वें स्तर के मिश्रित नियम दूसरे चरण के बर्फ और आत्मा प्रणाली नियमों का सम्मिश्रण थे। दूसरे स्तर की सीढ़ी में बर्फ प्रणाली के नियमों में निपुणता प्राप्त करने तथा पहले के प्रयासों के माध्यम से पैटर्न की खोज करने के बाद क्यूक्यू और भी अधिक सहज लग रहा था। आत्मा प्रणाली के नियमों की समझ दूसरे चरण तक पहुंचने के बाद क्यूक्यू ने आसानी से 5वें स्तर को पार कर लिया और फिर 6ठे स्तर की सीढ़ी की कोशिश शुरू कर दी। ये प्रयास 4 दिन पहले से लेकर आज तक जारी था। इस 6ठे स्तर में ऐसे नियम थे जो तीसरे चरण की बर्फ प्रणाली और तीसरे चरण की आत्मा प्रणाली का मिश्रण थे, जो 5वें स्तर की तुलना में कई गुना अधिक जटिल थे। मैं लगभग सफल हो गया, लिनसू के आगमन को महसूस करते हुए क्यूक्यू की कुछ सुस्त चेतना ने टेलीपैथी के माध्यम से शब्दों को व्यक्त करने के लिए संघर्ष किया। ये कठिन था, क्योंकि वह अपनी आत्मा की गहराई में घुसने वाली ठंड को दूर करने के लिए अपना पूरा दिमाग लगा रहा था। लिनसू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। चौथे और 5वें स्तर के साथ पिछले अनुभवों के आधार पर, यदि क्यूक्यू उससे संपर्क करने का प्रयास कर सकता था, तो इसका मतलब था कि सफलता करीब थी। तो 6ठा स्तर पूरा होने के करीब था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए लिनसू ने तुरंत क्यूक्यू से संपर्क करने के लिए टेलीपैथी का उपयोग किया। क्यूक्यू, लगे रहो, विचलित मत हो, तुम निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। लिनसू की टेलीपैथी रसातल में डूब गई। जाहिर है कि क्यूक्यू ने लिनसू की सलाह का पालन किया और अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ठंड का मुकाबला करने के लिए अपनी आत्मा के हर हिस्से का उपयोग करना शुरू कर दिया। मैं शासन शक्ति के दूसरे चरण को समझने की कोशिश करने जा रहा हूँ। गोस्ट भी पीछे न रहना चाहता था, इसलिए उनके पास आकर बोला। यद्यपि इसकी मुख्य तकनीक रैंक वी तक पहुंच गई थी, फिर भी इसकी और इसके बड़े भाई की शक्ति स्पष्ट रूप से अतुलनीय थी। इसका रैंक वी एकल विशेषता प्रथम चरण समझ से था। यदि इसका भाई 6ठे स्तर को पार कर गया, तो जैसा कि अपेक्षित था, यह एक दोहरी विशेषता वाला तीसरा चरण बोध होगा। इसकी तुलना इससे कैसे की जा सकती है? इसके भाई की तीव्र समझने की गति अत्यधिक शीत सीढ़ी से अविभाज्य थी। दुर्भाग्यवश इसका अवसर अभी तक नहीं आया था। गोस्ट ने आह भरी और अपने टोटकों के थैले से एक भयंकर भूत के चेहरे से बनी काली काली निशानी निकाली और अपने पंजे से उस समृद्ध काली ऊर्जा को छुआ। ये वही टोकन था जो आदरणीय रोंग ने दिया था। एक क्षण तक उसे सहलाने के बाद गोस्ट ने टोकन को सावधानी से ट्रिग्स के बैग में वापस रख दिया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। एक बार अवसर मिल गया तो वह निश्चित रूप से अपने भाई से आगे निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये यूं ही निष्क्रिय नहीं बैठा रह सकता। हालांकि अब समझ के लिए कोई डार्क क्रिस्टल नहीं थे, हाल ही में सीखे गए विभिन्न सैद्धांतिक ज्ञान पर भरोसा करते हुए गोस्ट को लगा कि वह दूसरे चरण के डार्क सिस्टम नियमों को अपने दम पर समझ सकता है। चार्ज। लिनसू का इंतजार ज्यादा लंबा नहीं चला। कुछ क्षण ध्यान करने के बाद टेलीपैथी के माध्यम से क्यूक्यू का फोन आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और जल्दी ही क्यूक्यू को 6ठे स्तर की सीढ़ी पर हल्के से कूदते हुए देखा। सीढ़ी पर आगे बढ़ने का मतलब था कि वह उस स्तर को पार कर चुका था। स्पष्टतः क्यूक्यू 6ठे स्तर तक पहुंच गया था। मेरी आत्मा प्रणाली के नियम भी तीसरे चरण तक पहुंच गए हैं। क्यूक्यू की खुशी लिनसू के दिमाग में गूंज उठी, जिससे उसके बगल में खड़े भूत ने असहाय होकर अपनी आंखें खोलीं और फिर जोर से काटते हुए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। लिनसू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शुरुआत में लिनसू और क्यूक्यू दोनों ने सोचा था कि अत्यधिक शीत सीढ़ी के भीतर केवल बर्फ प्रणाली के नियम थे। पहले 3 स्तरों की स्थिति के आधार पर उन्होंने यह मान लिया कि 7वें स्तर पर चढ़ने से बर्फ प्रणाली के नियम 7वें चरण में चले जाएंगे।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला ऐसा नहीं है। चौथे, पांचवें और छठे स्तर पर क्यूक्यू की बर्फ प्रणाली नियम समझ में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि इसके बजाय उसकी आत्मा प्रणाली नियम समझ में वृद्धि हुई। इसने क्यूक्यू की बर्फ शासन शक्ति को छठे चरण तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय इसने आध्यात्मिक शासन शक्ति को तीसरे चरण तक बढ़ा दिया, जो बर्फ शासन शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही थी। इस पर न तो लिनसू और न ही क्यूक्यू को निराशा हुई। बर्फ शासन शक्ति की समझ को वे स्वयं भी प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि उन्हें मूल बातों की समझ तो थी ही। लेकिन आध्यात्मिक शासन शक्ति की समझ के लिए क्यूक्यू को अभी भी बहुत कम सुराग था। इस अर्थ में उन्होंने वास्तव में लाभ प्राप्त किया था। क्या हम अगले 7वें स्तर पर जा रहे हैं? शासन शक्तियों की अपनी वर्तमान समझ को महसूस करने के बाद क्यूक्यू ने उत्सुकता से पूछा, प्रयास करने के लिए उत्सुक। 7वां स्तर, अत्यधिक ठंडी सीढ़ी का अंतिम स्तर। इसमें क्या नियम थे, लिनसू निश्चित नहीं थी। लेकिन स्पष्टतः वहां के नियमों की शक्ति असाधारण होगी। क्यूक्यू के प्रश्न के उत्तर में लिनसू ने सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि सीढ़ी के सबसे ऊंचे 7वें स्तर की ओर देखा। अत्यधिक ठंडी सीढ़ी के भीतर प्रत्येक स्तर के स्वरूप में थोड़ा अंतर था। सीढ़ियां जितनी ऊंची होती गईं, ऊर्जा में उतार चढ़ाव उतना ही अधिक तीव्र होता गया। इसके अलावा पहले 3 स्तरों और उसके बाद के चौथे, 5वें और छठे स्तरों के बीच रंग में सूक्ष्म अंतर थे। अंतिम 7वां स्तर सीढ़ी के पिछले 6 स्तरों से अलग था। ये लगातार बर्फीली धुंध में घिरा हुआ था, जिससे सीढ़ियों की बारीकियों को देख पाना असंभव हो गया था। बर्फ की धुंध जिसने पूरे अत्यधिक ठंडे सीढ़ी को ढक लिया था और जो नीचे बर्फीली झील की ओर झुकी हुई थी, ऐसा प्रतीत होता है कि वहीं से उत्पन्न हुई थी। बर्फीली धुंध से ढकी 7वीं मंजिल की सीढ़ियों को देखते हुए लिनसू एक पल के लिए चुप हो गया और फिर अपने दांतों को भींचते हुए बोला, चलो चलकर देखते हैं। लिनसू की सहमति से क्यूक्यू ने हल्के से छलांग लगाई, उसकी आकृति अचानक धुंध में गायब हो गई। जिस क्षण क्यूक्यू का रूप लुप्त हुआ, लिनसू की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उस क्षण वह क्यूक्यू की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका। अत्यधिक शीत सीढ़ी के पिछले 6 स्तरों पर ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। यहां तक कि अंतिम 3 स्तरों पर भी, जहां फ्रीजिंग स्पिरिट का आह्वान किया गया था, क्यूक्यू उनकी पुकार का जवाब देने में असमर्थ था। फिर गार्जियन बीस्ट अनुबंध के माध्यम से वह महसूस कर सकता था कि क्यूक्यू सीढ़ी पर था। लेकिन अब वह अनुभूति गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो क्यूक्यू को एक क्षण में किसी दूर स्थान पर भेज दिया गया हो, जहां संरक्षक जानवर अनुबंध द्वारा पहुंच पाना संभव नहीं था। और इसका मतलब यह भी था कि लिनसू अब गार्जियन बीस्ट अनुबंध के माध्यम से क्यूक्यू को जबरन वापस नहीं बुला सकता था। उसके चेहरे पर चिंता की भावना बढ़ गई। क्यूक्यू, अब आप कैसी हैं? अल्पविराम, म्याऊं, डिग्री ओमेगा डिग्री, मैं कहाँ हूँ? जैसे कि दुनिया घूम गई हो। जब क्यूक्यू ने फिर से अपनी आंखें खोली, तो उसने खुद को एक विशाल शून्य में पाया। चारों ओर बर्फीली धुंध का सफेद विस्तार था, जिससे सब कुछ अस्पष्ट हो गया था। शून्यता में ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्ति अदृश्य रूप से क्यूक्यू को सहारा दे रही है तथा उसे गिरने से रोक रही है। अपने आसपास का निरीक्षण करने के बाद क्यूक्यू और भी अधिक उलझन में पड़ गया। यदि उसे सही से याद है तो उसे अत्यधिक शीत सीढ़ी के 7वें स्तर पर कदम रखना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो रहा था? क्या ये 7वें स्तर का नियम हो सकता है? इसने सावधानीपूर्वक अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बाहर की ओर प्रसारित किया तथा अपने आसपास की हर चीज को महसूस किया। हालांकि जल्द ही पता चला कि ठंडी धुंध के भीतर छिपी बर्फ की शासन शक्ति विशेष रूप से गहन नहीं थी, बल्कि यह बर्फ शासन की समझ का केवल पहला चरण था। केवल इतना ही कि चारों ओर का स्थान अत्यधिक विशाल था। क्यूक्यू की वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद वह सीमाओं का पता नहीं लगा सका। क्या ऐसा हो सकता है कि यह अब अत्यधिक ठंड की श्रेणी में नहीं है? क्यूक्यू को कुछ घबराहट महसूस हुई। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह गार्जियन बीस्ट अनुबंध के माध्यम से लिनसू के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकता। इसे भूल जाए, आइए एक एक कदम आगे बढ़ें। क्यूक्यू ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने शरीर को नियंत्रित करके यादृच्छिक रूप से एक दिशा का चयन किया और आगे बढ़ता रहा। इस बीच इसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बाहरी दुनिया की धारणा की सबसे बड़ी सीमा को बनाए रखा। जल्द ही क्यूक्यू की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। उसके चारों ओर की बर्फीली धुंध में परिवर्तन आ गया था। अपनी अनुभूति के किनारे पर ठंडी धुंध में निहित बर्फ शासन शक्ति पहले चरण से दूसरे चरण में बदल गई थी। क्यूक्यू के लिए कोई भी बदलाव स्वागत योग्य खबर थी। बिना किसी हिचकिचाहट के क्यूक्यू ने अपनी दिशा बदल दी और उस ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में उसका शरीर बर्फीले कोहरे के एक नए दायरे में डूब गया। अपने चारों ओर बर्फ शासन की शक्ति को महसूस करते हुए क्यूक्यू ने संकोच नहीं किया और आगे बढ़ना जारी रखा। जल्द ही उसने देखा कि उसकी धारणा के किनारे पर बर्फ की शक्ति का तीसरा चरण प्रकट हुआ। क्यूक्यू ने आगे बढ़ने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि दूरी पर अचानक रुक गया। उसकी आंखों में एक चिंतनशील नजर चमक रही थी। ये दृश्य अजीब तरह से परिचित सा लगा। बर्फीली धुंध की परत दर परत में अलग अलग शासन शक्तियां समाहित थीं। क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं था जैसे पहले भी यह स्तर दर स्तर ऊपर चढ़ता रहा था? बाहरी दुनिया में सीढ़ी की तरह, यदि कोई संबंधित नियमों को नहीं समझ पाता, तो बर्फ की धुंध उन्हें तेजी से जमा देगी, जिससे उन्हें पार करना असंभव हो जाएगा। इसलिए क्यूक्यू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं।
क्या ये वास्तविक अत्यधिक शीत सीढ़ी थी? क्या बाहर वाला सिर्फ एक भ्रम था? इस आशंका को ध्यान में रखते हुए वह पुनः आगे बढ़ा। इस बार ये और भी तेजी से आगे बढ़ा। सीढ़ी के पहले 6 स्तरों पर शासन शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे उसने पूरी तरह से समझ लिया था। कियुकियु के लिए बर्फीली धुंध कोई बाधा नहीं थी। एक क्षण में ही कियुकियु छठी ठंडी धुंध में डूब गया। यहाँ के नियम सीढ़ी के छठे स्तर से बिल्कुल मेल खाते थे। इस बिंदु पर पहुंचने पर कियुकियु ने स्पष्ट रूप से देखा कि ठंडी धुंध का दायरा कम हो गया था। ये स्थान एक विशाल गोले जैसा था जिसकी सबसे बाहरी सीमा बर्फ की धुंध की पहली परत थी और अंदर की ओर दूसरी, तीसरी परतें और उससे भी आगे। तो सीढ़ी के 7वें स्तर का स्थान। कियुकियु की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। उसने सीधे उस दिशा को देखा जिस ओर वह जा रहा था और बिना किसी हिचकिचाहट के गहराई में उतर गया। कोहरा, जिसे फ्रॉस्ट आइज भी भेद नहीं सकती थी, कियुकियु के और गहराई में जाने पर और अधिक घना और कष्टदायक होता गया। अचानक कियुकियु की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इससे उत्सर्जित होने वाली निरंतर फैलती आध्यात्मिक शक्ति ने एक विशेष स्थान पर केवल शून्यता का ही अनुभव किया। और वह स्थान उसके ठीक सामने था। इसकी गति तीव्र हो गई। जल्द ही उसकी आंखों के सामने का घना कोहरा कुछ हद तक हल्का होने लगा। जैसे जैसे कियुकियु उस स्थान के करीब पहुंचा, उसके सामने का प्रकाश और अधिक चमकदार होता गया। अचानक कियुकियु ने आखिरी पतली बाधा को तोड़ दिया और एक आकर्षक चमक के साथ, जिसने उसके पूरे दृष्टि क्षेत्र को भर दिया, दूसरे क्षेत्र में पहुंच गया। जब उसकी आंखें धीरे धीरे चमक के अनुकूल हो गईं, तभी वह आसपास के वातावरण को देख सका। इस समय ये बर्फ नीले प्रकाश के गोले में कसकर घिरा हुआ था। प्रकाश क्षेत्र का व्यास लगभग 10 मीटर था। बाहर अंतहीन कोहरे से घिरा हुआ था, लेकिन अंदर कुछ गर्माहट का एहसास था। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, छोटे दोस्त। म्याऊं। अंडरस्कोर कौन? अचानक एक आवाज उभरी, जिसने कियुकियु को तुरंत होश में ला दिया। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसकी आंखों में तुरंत एक संरक्षित प्रकाश दिखाई दिया और शीघ्र ही उसे उसी प्रकाश क्षेत्र में एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति काफी अलौकिक थी। इसकी रूपरेखा मुश्किल से दिखाई दे रही थी। केवल बर्फ नीले ऊर्जा प्रकाश और कियुकियु के समान स्रोत से चुपचाप बहने वाली शासन शक्ति का अभिसरण था। मैं कौन हूँ? बर्फ नीली रोशनी हल्की सी टिमटिमा रही थी। मैं कोल्ड वेनेरेट हूँ और मैंने विरासत के लिए एक्सट्रीम कोल्ड लैडर का निर्माण किया है। बाहरी बर्फीले कोहरे की 6 परतों को पार करने से पता चलता है कि आप सीढ़ी के पहले स्तर से शुरू करके कदम दर कदम यहाँ चढ़े हैं। म्याऊं। डिग्री ओमेगा डिग्री, क्या कोई और तरीका है? कियुकियु ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। कियुकियु के हस्तक्षेप से बाधित होकर कोल्ड वेनरेट अचानक चुप हो गया। वास्तव में आप सीढ़ी के पीछे से सीधे 7वें स्तर पर भी चढ़ सकते थे, उसने थोड़ी देर बाद कहा। उसकी आवाज थोड़ी अजीब लग रही थी। कियुकियु की आंखें तेजी से चौड़ी हो गईं। ठीक है, सीढ़ी के पीछे की ओर से ऊपर की ओर उड़ने से आप पिछले 6 स्तरों से गुजरे बिना ही सीधे 7वें स्तर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उस स्थिति में आप बर्फीले कोहरे की पहली 6 परतों को पार नहीं कर पाते। कोल्ड वेनरेट ने कियुकियु की विचार प्रक्रिया को देखते हुए कुछ उदास होकर कहा। शुरू में उसने सोचा था कि जो छोटा सा बच्चा इस स्थान पर पहुंचा है, वह सीढ़ी के पहले 6 स्तरों को बड़ी ईमानदारी से पार कर गया है और कोई शॉर्टकट लेने को तैयार नहीं है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतना भोला होगा। क्या इस आदमी के पास कोई जानवर पालक नहीं था? या फिर उसका बीस्ट टैम अभी बहुत बुद्धिमान नहीं था? ओह अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग यहाँ कैसे आए थे, अब वे यहाँ आ गए हैं। क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहेंगे? कोल्ड वेनरेट ने शांति से पूछा। म्याऊं। ओ ओमेगा ओ, लेकिन मैं 7वें स्तर की नियम शक्ति को समझना चाहूंगा। कियुकियु ने ईमानदारी से बात की। कहानियां सुनने के लिए किसके पास समय है? बेहतर है कि जल्दी से समझ लें और जल्दी निकल जाएं। संपर्क से बाहर होने के कारण लिंसू बहुत चिंतित होगी। शीत भक्त, आप नियमों के अनुसार क्यों नहीं खेलेंगे? 7वें स्तर पर कोई नियम शक्ति नहीं है, केवल एक विरासत है जिसे सीढ़ी के पहले 6 स्तरों को समझकर प्राप्त किया जा सकता है। इसकी आवाज और भी अधिक निराशाजनक हो गई। म्याऊं। ओमेगा, तो जल्दी करो और मुझे विरासत दो। कियुकियु की आंखें तुरंत चमक उठीं। कोल्ड वेनरेट कुछ क्षण के लिए चुप रहे, फिर थोड़ी झुंझलाहट के साथ बोले, कोई कहानी नहीं, कोई विरासत नहीं। अरे यार, नियमों से नहीं खेल रहा है। इससे उसे उन सभी आदरणीय नन्हे मुन्नों की याद आ गई जो अतीत में यहाँ आए थे। म्याऊं। नन अंडरस्को नन, तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कोल्ड वेनरेट की यह बात सुनकर कियुकियु अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका और कोल्ड वेनरेट से जल्दी आकर अपनी कहानी बताने का आग्रह किया। शीत भक्त, कियुकियु द्वारा इस तरह बाधित किए जाने पर अचानक वर्णन करने की इच्छा खत्म हो गई। काफी देर बाद उसने अंततः अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और अनिच्छा तथा अप्रसन्नता के साथ बोलना शुरू किया। मैं मूल रूप से ठोस बर्फ का एक टुकड़ा था और केवल एक जीवित प्राणी में परिवर्तित हो गया जब भूत ऊर्जा पत्थर प्रकट हुआ। सबसे पहले मैं कुलीन जातियों में सबसे कमजोर था, एक बर्फ तत्व आत्मा, जिसने सौभाग्य से एक शक्तिशाली जानवर प्रशिक्षक का अनुसरण किया और समय के साथ अंततः उच्च सम्राट जातियों के ठंडे बर्फ का स्वामी बन गया। मेरा बीस्ट टैमर अंततः पौराणिक स्तर तक पहुंच गया और मैं भी अमरता तक पहुंच गया। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं टिके। मेरे बीस्ट टैमर के टूटने के ठीक बाद वह मार्शल डोमेन दायरे के एक दुश्मन के साथ जिंदगी मौत की लड़ाई में गिर गया।
कोल्ड वेनेरेट की आवाज में बेबसी का भाव था, और मैं भी मौके पर ही मर गया। अपने जीवन भर के एहसासों को गायब होते देखने के लिए तैयार नहीं, मैंने अपनी सारी नियम शक्ति को एक जगह इकट्ठा किया, इस अत्यधिक ठंडी सीढ़ी को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि मुझे आत्मा प्रणाली में भी अंतर्दृष्टि थी, इसलिए मेरा जुनून लंबे समय तक इस जगह की देखभाल करता रहा। अमरता के भीतर नियमों के बारे में मेरी अंतर्दृष्टि गहन नहीं थी, क्योंकि मैं अभी अभी आगे बढ़ा था, मुश्किल से 12वें चरण तक पहुंचा था। लेकिन कोल्ड वेनरेट की आवाज अचानक तेज हो गई। मैंने जो नियम समझे हैं वे सामान्य अमरता से अतुलनीय हैं। अत्यधिक ठंड का नियम जो मैंने समझा है वह सीधे तौर पर अत्यधिक ठंड के अंतिम बिंदु की ओर इशारा करता है। कोल्ड वेनेरेट की आवाज गर्व से भर गई। बर्फ प्रणाली के भीतर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अत्यधिक ठंड सब कुछ जमा सकती है। अत्यधिक ठंड आत्माओं को जमा सकती है। और अत्यधिक ठंड के अंत में समय है। अत्यधिक ठंड समय को ठोस बना सकती है। प्रत्येक चीख क्योकियू के मन में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। यद्यपि मूर्त रूप के बिना, इस समय ऊर्जा प्रकाश के भीतर ऐसा लग रहा था जैसे गर्व से भरी आंखों की एक जोड़ी क्यूक्यू की ओर देख रही थी। अब मेरी जीवन भर की अनुभूतियां तुम्हें मिल जाएंगी। आप पहले उत्तराधिकारी नहीं हैं, लेकिन आपसे पहले सभी असफल हो गए हैं। वे मेरे मार्ग पर चले, फिर भी बीच में ही गिर पड़े। क्या तुम इस विरासत को स्वीकार करने का साहस करोगे? क्यूक्यू ने अपना सिर हिलाया, दूसरे के शब्दों से उत्पन्न हुई स्तब्ध अवस्था से जाग उठा। ये काफी प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन वह अपने सामने कोल्ड वेनरेट की ओर देखे बिना न रह सका। इसके शब्द सुनकर प्रसन्नता और सम्मान महसूस करने के बजाय उसके मन में अचानक एक विचित्र विचार उभरा। म्याऊं म्याऊं, ओमेगा क्या ऐसा हो सकता है? आपने स्वयं इसे पूरी तरह नहीं समझा है। कोल्ड वेनेरेट अचानक शांत हो गया। काफी देर बाद वह कुछ चिढ़कर बोला, कम बोलो, तुम्हें चाहिए या नहीं? नहीं तो चले जाओ। म्याऊं, ओमेगा बैककोड की चाहिए चाहिए चाहिए। क्यूक्यू के चेहरे पर यह भाव था कि मुझे ये पता था। बेशक वह विरासत चाहता था, समय प्रणाली थोड़ी सी आशा के साथ भी हार नहीं मान सकती। हालांकि उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि उसके सामने वाला प्राणी कुछ हद तक अविश्वसनीय लग रहा था। यह महसूस करते हुए कि छोटा प्राणी गुप्त रूप से उसकी आलोचना कर रहा है, कोल्ड वेनरेट ने झुंझलाहट के साथ कहा। यह छोटा सा प्राणी सचमुच बहुत कष्टकारी था, तथा बुजुर्गों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा रहा था। उसने लापरवाही से क्यूक्यू की ऊर्ध्वाधर पुतलियों में बर्फीले नीले प्रकाश की एक लकीर डाल दी, फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने क्यूक्यू को बाहर भेज दिया। आंखों से ओझल वस्तु को हम भूल जाते हैं। क्यूक्यू के गायब होने के बाद ही उसकी भावनाएं धीरे धीरे शांत हुईं, फिर उसने धीरे से आह भरी। इस रास्ते में स्पष्ट रूप से कोई समस्या नहीं है। फिर भी क्यों? क्या ये संभव नहीं है? क्या समय प्रणाली सचमुच इतनी कठिन है? क्यूक्यू को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई सपना देखा हो। वह स्वप्न में खुद को एक निर्जीव बर्फ के टुकड़े में बदलता हुआ देखता था। बर्फ का ये टुकड़ा एक ग्लेशियर के शीर्ष से टूटकर नीचे की ओर खिसक गया और अंततः गहरे नीले रंग के क्रिस्टल के एक टुकड़े पर जोर से गिरा। गहरे नीले रंग का क्रिस्टल अत्यंत कठोर था और भयंकर आघात के बावजूद वह क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, जबकि क्यूक्यू बर्फ टुकड़ों में बिखर गई। उस समय असंख्य बर्फ के टुकड़े सभी दिशाओं में उड़े, फिर भी एक रहस्यमयी शक्ति के कारण वे मध्य हवा में ही जम गए। फिर ये बर्फ के टुकड़े पुनः एकत्रित हो गए और बर्फ के क्रिस्टलों के एक समूह में विलीन हो गए, जो एक दूसरे से टकराने लगे और एक अस्पष्ट इकाई का निर्माण करने लगे। यह एक नवजात बर्फ तत्व आत्मा थी। अपने शरीर के परिवर्तन को महसूस करते हुए और कोल्ड वेनरेट के अतीत को एकीकृत करते हुए क्यूक्यू को कुछ समझ में आया। ये कोल्ड वेनरेट की स्मृति थी, या यूं कहें कि उसका अतीत था। और इस समय क्यूक्यू कोल्ड वेनरेट की इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ महसूस कर रहा था। वह इस नवजात शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका, केवल पुरानी घटनाओं को दोहराने की अनुमति दे रहा था। क्या यही विरासत थी? वह अब और नहीं बोला, अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए शीत वेनेरेट के अतीत को देखने के लिए बर्फ तत्व आत्मा के दृष्टिकोण का धैर्यपूर्वक अनुसरण किया। अज्ञानी विकास, बीस टैमर के साथ मुठभेड़, बर्फ तत्व मास्टर में विकास, बर्फ मास्टर में विकास, ठंडे बर्फ के भगवान में विकास, अमरता की सफलता। कोल्ड वेनरेट के अतीत का वर्णन वास्तविकता के रूप में सामने आया, जो एक साधारण मौखिक वर्णन से कहीं अधिक समृद्ध था। कई महत्वहीन घटनाओं को छोड़ दे तो भी यह उतार चढ़ाव से भरा था। इसने 20 टैमर के साथ जीवन और मृत्यु का अनुभव किया, खूनी संघर्ष किया, और अंततः शेष बची जीवन शक्ति को भी समाप्त कर दिया, तथा अपनी विरासत के रूप में केवल अत्यधिक शीत सीढ़ी को ही छोड़ा। कोल्ड वेनरेट के अनुभवों से क्यूक्यू को समय प्रणाली के साथ अपने अविभाज्य बंधन के बारे में भी पता चला। कोल्ड वेनरेट ने एक बार 20 टैमर के साथ टाइम सिस्टम के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, वहां उसे टाइम सिस्टम की असीम शक्ति का एहसास हुआ और वह इसके लिए बहुत लालायित हुआ। तब से कोल्ड वेनरेट का आजीवन विश्वास समय प्रणाली की ओर विकसित होना था। समय प्रणाली की विकास तकनीक, यह अपने पूरे जीवन में इसे समझ नहीं सका। इसलिए कोल्ड वेनरेट ने दूसरा रास्ता अपनाया। यह अमरता प्राप्त करने के बाद, स्वयं को धोने के लिए समय प्रणाली की नियम शक्ति का प्रयोग करने के बाद हुआ था। एक अमर अस्तित्व, नियमों में निपुणता प्राप्त करते हुए, नियम शक्ति को स्वयं आत्मसात करने की अनुमति भी दे सकता है, जिससे व्यक्ति का अनुकूलन हो सके।
यदि यह मूल रूप से समय प्रणाली का न होते हुए भी समय प्रणाली की नियम शक्ति को समझ सकता है, तो यह इस विधि के माध्यम से समय प्रणाली को अपने अधीन करने के लिए खुद को मजबूर करते हुए परिवर्तन को पूरा कर लेगा। ये चरण विशेष रूप से कठिन था, क्योंकि उन गुणों को समझना और उनमें निपुणता प्राप्त करना, जो व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से नहीं होते, अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। यह एक अंधे व्यक्ति के समान है जो ये सोच रहा हो कि किस प्रकार की पेंटिंग सबसे सुंदर है, अत्यंत कठिन। और कोल्ड वेनरेट ने इस भयानक कार्य का आधा हिस्सा पूरा कर लिया। अपनी एकमात्र बर्फ विशेषता के साथ, इसने आत्मा की नियम शक्ति को समझने के लिए बर्फ की नियम शक्ति का उपयोग किया, इस प्रकार अपने लिए एक अतिरिक्त आत्मा विशेषता प्राप्त की। अफसोस की बात है कि वह आगे कदम नहीं बढ़ा सका और नष्ट हो गया। इसने जो विरासत छोड़ी वह वास्तव में यही मार्ग था, बर्फ जैसे जानवरों को समय की शक्ति पर महारत हासिल करने देना। अफसोस की बात है कि यह रास्ता कठिनाइयों से भरा है, इसमें न केवल नियमों को समझने के लिए अत्यंत उच्च बोध क्षमता की आवश्यकता है, बल्कि अमर पद तक पहले पहुंचना भी आवश्यक है। अमर पद अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ तक कि शेनबू में भी हजारों वर्षों में अमर पद तक पहुंचने वाले जानवरों की संख्या 3 अंकों से भी कम है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कई लोगों ने इसकी विरासत प्राप्त की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। जैसे ही कोल्ड वेनरेट की मृत्यु का दृश्य सामने आया, कियू की चेतना तेजी से वापस अपने शरीर में लौट गई। तुरंत ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके माथे की खड़ी पुतली के भीतर एक असामान्य ऊर्जा उमड़ रही है। ये कोल्ड वेनरेट की समय प्रणाली की पूरी समझ थी। यद्यपि यह प्रथम चरण तक भी नहीं पहुंच सका था, ये काफी अपरिष्कृत था, फिर भी ये कियू के लिए समय प्रणाली की नियम शक्ति की भविष्य की समझ के लिए एक बीज के रूप में काम कर सकता था। कियू, तुम्हें कैसा लग रहा है? लिंसू की आवाज अचानक आई, जिसने कियू को वास्तविकता में वापस ला दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ही उसकी बाहों में था, न जाने कब से। 7वें स्तर की सीढ़ी में किस तरह का नियम है? क्या इसे समझना आसान है? कियू को ठीक देखकर लिंसू ने राहत की सांस ली और जल्दी से पूछा। म्यू, अंदर की स्थिति ऐसी है। कियू ने अपनी आंखें झपकाईं और धीरे धीरे 7वें स्तर की सीढ़ी में प्रवेश करने के बाद जो कुछ भी हुआ, उसे बताना शुरू कर दिया। ये सुनकर लिंसू और गुई चकित रह गए। शासन भूमि एक विशेष स्थान है जो अमर रैंक या ग्रेड 9 अलौकिक संसाधनों के अस्तित्व से प्रभावित है, इसलिए एक अमर रैंक जुनून के भीतर सामान्य है। आपको इससे आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस अमर पद की साहसिक अवधारणा ने लिंसू और गुई को सचमुच चौंका दिया। सबसे पहले, अमर पद पर कदम रखना, फिर बलपूर्वक एक अलग विशेषता के नियमों को समझना, स्वयं को आत्मसात करना, जिससे पूरी तरह से नई विशेषताएं प्राप्त हो जाएं, और समय प्रणाली के लिए विकास तकनीकों की कमी के मुद्दे को दरकिनार कर दिया जाए, और बलपूर्वक समय प्रणाली को संचालित किया जाए। ये वास्तव में एक ऐसा विचार था जिस पर लिंसू ने कभी विचार नहीं किया था। यद्यपि यह एक प्रतिभाशाली विचार था, लेकिन लिंसू ये भी समझती थी कि इसे प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। वह कियू की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। तो क्या तुम इसी रास्ते पर आगे बढ़ने की योजना बना रहे हो? म्यू, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। कियू ने जोर से सिर हिलाया। ये 15 विशेषताओं में से सबसे रहस्यमय और दुर्लभ समय प्रणाली है। यदि इस विधि का प्रयोग करके वास्तव में इसमें महारत हासिल की जा सके तो ये बहुत अच्छा होगा। जहां तक इस मार्ग की व्यवहार्यता का प्रश्न है, कोल्ड वेनरेट ने पहले ही वास्तविक कार्यों से इसे साबित कर दिया है। यदि आत्मा ऐसा कर सकती है, तो समय प्रणाली के पास ऐसा न करने का कोई कारण नहीं है। उसने आगे बात नहीं की, लेकिन कियू और गोस्टी दोनों समझ गए कि उसका क्या मतलब था। ब्लू प्लैनेट पर, यानहुआंग एलायंस टाइम 0 सीक्रेट क्षेत्र को नियंत्रित करता है। समय प्रणाली का एक पृथ्वी स्तरीय गुप्त क्षेत्र है, और यह समय प्रणाली के स्तर 8 संसाधनों का उत्पादन करता है। समय प्रणाली के नियमों को समझने के लिए कियू की जन्मजात स्थितियां उस कोल्ड वेनरेट से बेहतर हैं। जो चीजें कोल्ड वेनरेट हासिल नहीं कर सका, कियू उन्हें हासिल करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते, लिंसू ने हल्के से खांसते हुए कहा। आखिरकार आपको पहले अमर अवस्था तक पहुंचने की जरूरत है। ये सुनकर कियू ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। ठीक है, जल्दी क्या है? यह अभी केवल कमांडर स्तर पर है, और अमर स्तर तक पहुंचने से पहले अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। कांव, मेरे पास एक नया विचार है। गोस्टी की आंखें अचानक चमक उठीं। क्या हुआ? लिंसू ने गोस्टी की ओर देखा। कांव, जब मैं अमर अवस्था तक पहुंच जाऊंगा, तो क्या मैं भी नियम शक्ति के साथ खुद को आत्मसात करके अपना विकास पूरा कर सकता हूं? सैद्धांतिक रूप से, ये संभव है। लिंसू ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसका स्वर बदल गया। लेकिन आपके पास बर्फ प्रणाली नहीं है। समय प्रणाली को समझना चाहते हैं, तो आप कियू के समान रास्ता नहीं अपना सकते, आपको नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। या आप पहले बर्फ प्रणाली में विकसित हो सकते हैं। लिंसू की अभिव्यक्ति कुछ हद तक विचित्र हो गई, लेकिन नई विशेषताएं ऐसी चीज नहीं है जिन्हें आप आसानी से विकसित कर सकते हैं, इसमें विफलता का जोखिम है। और यह काफी बड़ा जोखिम है। उसने मन ही मन एक वाक्य जोड़ा। कांव, मैं समय प्रणाली में विकसित होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। गोस्टी ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने पंजे हिलाए। काले धुएं से बनी एक थैली तुरंत दिखाई देने लगी। कांव, मैं अंतरिक्ष प्रणाली का अनुमान लगाने के लिए ट्रिक बैग का उपयोग कर सकता हूं।
ये सुनकर लिनसू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। ये बात तो सही है। यद्यपि अंतरिक्ष प्रणाली समय प्रणाली जितनी दुर्लभ नहीं है, फिर भी इसमें विकासात्मक कौशल का अभाव है। और गोस्टी का ट्रिक बैग, जो वस्तुओं को संग्रहित कर सकता है, पहले से ही अंतरिक्ष प्रणाली क्षमताओं के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। अंतरिक्ष प्रणाली के नियमों को समझने के लिए इसे आधार के रूप में उपयोग करना पूरी तरह असंभव नहीं है। बहुत बढ़िया, लिनसू मुस्कुराई, चलो इसे अपना लक्ष्य बनाते हैं। तुरंत क्यू और गोस्टी दोनों उत्साहित हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने क्रमशः समय प्रणाली और स्थान प्रणाली में पहले से ही महारत हासिल कर ली थी। लिनसू ने उन दोनों की ओर देखा और असहायता से मुस्कुराई। वह उनका आत्मविश्वास कम नहीं करना चाहती थी। यह विधि निश्चित रूप से आजमाने लायक है, लेकिन पहले उन्हें अमर अवस्था तक पहुंचना होगा। ये तो कहना ही क्या कि उनके लिए भी यह अनिश्चित है कि उनका बीस्ट टाइमिंग स्पेस 9वें चरण तक कब पहुंचेगा। हालांकि अब जब उनके पास योजना है, तो पहले से कुछ तैयारियां करना संभव लगता है। लिनसू ने चुपचाप विचार किया। क्यू के लिए वह उसे 8वीं स्तरीय समय प्रणाली संसाधन दे सकता था ताकि वह अपने खाली समय में उससे परिचित हो सके और देख सके कि क्या वह कुछ समझ सकता है। सुविधाजनक रूप से लिनसू के पास वर्तमान में 2 टाइम सिस्टम संसाधन थे। उनमें से एक था टाइम स्टोन, जो उन्हें दयान के शाही परिवार द्वारा उपहार में दिया गया था, जिसमें समय को तेज करने की शक्ति थी। दूसरा था टाइम जीरो क्रिस्टल, जो टाइम जीरो सीक्रेट दायरे में पाया गया था, जो समय को रोक सकता था। पहले वाला यूयू द्वारा अवशोषित किए जाने के लिए था। इसके उपयोग पर अभी निर्णय होना बाकी था। क्यू के वर्णन के अनुसार ये स्पष्ट था कि बाद वाले के पास टाइम स्टेसिस की शक्ति थी, जिसे समझने की आवश्यकता थी। इसलिए कोई संघर्ष नहीं था और वह सीधे क्यू को दूसरा 8वां स्तरीय समय संसाधन दे सकता था। यदि यह पर्याप्त नहीं था, तो भविष्य में टाइम जीरो सीक्रेट दायरे में नए टाइम सिस्टम संसाधन तैयार किए जाएंगे। लिनसू के पास अब योगदान बिंदुओं की कोई कमी नहीं थी, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जहां तक गोष्ठी का प्रश्न है, ये सरल था। एक और वे ये देखने के लिए अपना भाग्य आजमा सकते थे कि क्या वे 8वें स्तर का अंतरिक्ष प्रणाली संसाधन पा सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं। दूसरी ओर लिनसू को अंतरिक्ष प्रणाली से एक अमर व्यक्ति के बारे में पता चला। एक बार जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता समाप्त हो गई और वह अमर फीनिक्स संप्रदाय में प्रवेश कर गया, तो उसे वेनेरेट रोन के करीब पहुंचना चाहिए। शुरू में लिनसू ने सोचा कि क्यू को अपने भीतर की नियम शक्ति को समझने के लिए कुछ समय के लिए 7वें स्तर की सीढ़ी पर रहना होगा। अप्रत्याशित रूप से 7वें स्तर की सीढ़ी उसकी कल्पना से अलग थी, इसलिए क्यू का चरम शीत सीढ़ी पर अवसर समाप्त हो गया था। यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप से विकसित नहीं हुआ था, क्यू अब आत्मा और बर्फ दोनों प्रणालियों के लिए अपने नियम की समझ के तीसरे चरण तक पहुंच गया था और उसने समय प्रणाली का बीज भी प्राप्त कर लिया था, जो अभी भी काफी फसल थी। लू जिए की फोजिंग में लगभग 1 दिन और लगेगा, इसलिए लिनसू को उसका इंतजार करना होगा, जिसका मतलब था कि उसे 1 दिन और वहीं रहना होगा। इस बीच गोस्टी ने पूरी ऊर्जा के साथ डार्क सिस्टम के दूसरे चरण की रूल पावर की खोज जारी रखी, जबकि क्यू ने फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म का लंबे समय से अनुपस्थित प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया। अब इसका मुख्य कौशल स्तर वी पर था और कोई भी स्तर वी नहीं था। अचानक हुई वृद्धि को अनुकूलित होने में कुछ समय लगा। इसके साथ ही इसके पास 2 8वें स्तर के संसाधन थे जिन्हें इसने 10 दिनों से अवशोषित नहीं किया था, जिन्हें इसे धीरे धीरे अवशोषित करना शुरू करना था। अत्यधिक शीत सीढ़ी ने क्यू को सीधे विकसित होने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन वर्तमान स्थिति से इसे शाही प्रजाति बनने के लिए 8वें स्तर के आत्मा प्रणाली संसाधन दुष्वप्न के मास्टर की भौं की हड्डी से शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है। इसी तरह लिनसू ने भी ध्यान शुरू करने के लिए समय का लाभ उठाया। अपने दोनों पालतू जानवरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके पशु वशीकरण स्थान को 9वें स्तर तक उन्नत करना आवश्यक था। इसके बारे में सोचने पर ऐसा लगा कि यह तो एक दूर का लक्ष्य है, इसलिए वह एक भी सेकंड बर्बाद नहीं कर सकता था। वह ऐसा दिन नहीं देखना चाहता था जब उसके दोनों पालतू जानवर अमर तक पहुंचने की क्षमता रखते थे, लेकिन उनके बीच टाइमिंग स्पेस के स्तर के कारण उन्हें रोक दिया जाता। ये शर्मनाक होगा। कुछ तो गड़बड़ है। जादुई जानवरों के बीच की प्रतिस्पर्धा ने मुझे, जानवरों को काबू करने वाले को भी, इसमें कैसे घसीट लिया। अल्पविराम, एक व्यक्ति और 2 जानवरों की कड़ी मेहनत में समय उड़ गया और यूयू सुस्त पड़ गया। जैसे ही उन पर उनींदापन हावी हुआ, लिनसू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जादुई जानवरों को याद किया और लूजिए की फोजिंग फनेस के पास सो गया। दोबारा आंखें खोलने पर वह ब्लू स्टार के पास वापस आ चुका था। ये तो मानना ही पड़ेगा कि क्यू ने एक्सट्रीम कोल्ड लैडर को बिल्कुल सही समय पर पूरा किया। जैसे ही यह समाप्त हो जाता, वह बर्फीले समुद्र के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था, ताकि बर्फीले समुद्र की आंख के भीतर अपनी बर्फीली शक्ति को और बढ़ा सके। निर्बाध परिवर्तन। और जब लिनसू बर्फ सागर गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, तो समूह को यानहुआन गठबंधन में वापस लौटना होगा। सीढ़ी के 7वें स्तर पर पहुंचने के बाद लिनसू की समय प्रणाली में रुचि और भी मजबूत हो गई। वापस लौटने के बाद उसे निश्चित रूप से टाइम जीरो सीक्रेट क्षेत्र का पुनः दौरा करना होगा। सीमलेस ट्रांजिशन 2.0 लगातार एक नियम शक्ति स्थान और 2 पृथ्वी स्तरीय गुप्त क्षेत्रों में प्रवेश करने पर अमर फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य भी इतने असाधारण नहीं होंगे।
जल्दी से नहा धोकर पवित्र अलायंस बी स्टैमर एसोसिएशन का कर्मचारी तुरंत उसके दरवाजे पर आया। पिछले 10 दिनों के आदान प्रदान के दौरान लिनसू और उनकी टीम लियांग्या विशेष जिला छोड़कर पवित्र गठबंधन के अत्याधुनिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र केंद्रीय जिला 1 में पहुंच गई थी। आज उन्हें सबसे पहले लियांग्या विशेष जिले में वापस जाना था, वहां गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना था और फिर सीधे यानहुआंग वापस जाना था। 1 घंटे बाद समूह को ले जाने वाला परिवहन वाहन धीरे धीरे बर्फ सागर गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर उतरा। प्रवेश द्वार के दूसरी ओर से आती बर्फ जैसी अलौकिक ऊर्जा को महसूस करते हुए कियू की आंखें तुरंत चमक उठीं। नियम शक्ति भूमि नियम शक्ति से समृद्ध थी, लेकिन जब अलौकिक ऊर्जा के घनत्व की बात आई तो इसकी तुलना पृथ्वी स्तरीय गुप्त क्षेत्र से नहीं की जा सकती थी। प्रवेश द्वार से बह रही अलौकिक ऊर्जा को महसूस करते ही कियू को एक तीव्र इच्छा महसूस हुई। ये स्थान निश्चित रूप से बहुत मददगार होगा। कि मेरे लिए उपयुक्त गुप्त क्षेत्र कब होगा? घोस्ट लिनसू के बगल में खड़ा था, ईर्ष्या से बर्फ सागर गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार को देख रहा था और आहें भर रहा था। हालांकि यह अपने बड़े भाई से आगे बढ़कर सम्राट प्रजाति बन गया था तथा कुछ समय तक टीम में अग्रणी स्थान पर रहा था, तब से इसे कोई उल्लेखनीय अवसर नहीं मिला, 8वें स्तर के संसाधनों के अलावा। दूसरी ओर एक्सट्रीम कोल्ड लेडर में प्रवेश करने के बाद से कियू ने अपनी किस्मत बदल ली है और एक के बाद एक अवसर उसे मिलने लगे हैं। भूत की ईर्ष्या को महसूस करते हुए लिनसू ने धीरे से उसके सिर को थपथपाया और टेलीपैथी के माध्यम से चुपचाप संवाद किया, एक बार जब कियू का विकास पूरा हो जाएगा तो हम आपके और यू दोनों के लिए अवसरों की तलाश शुरू कर देंगे। बारी बारी से सभी को मौका मिलता है। कि यह अच्छा है। घोस्ट ने तुरंत सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसे आशा थी कि उसके अवसर उसके बड़े भाई के समान ही शक्तिशाली होंगे। हालांकि इसका बड़ा भाई वर्तमान में फिर से अग्रणी है, लेकिन एक बार जब इसे अपने अवसर मिलेंगे तो यह निश्चित रूप से अपने बड़े भाई को फिर से दबा देगा। अधिमानतः दूसरी टीम की प्रतियोगिता शुरू होने से पहले। तो चलो पहले अंदर चलते हैं। घोस्ट को सांत्वना देने के बाद लिनसू ने पवित्र गठबंधन और जल राष्ट्र के सुरक्षा कर्मियों को संकेत दिया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के गुप्त क्षेत्र में कदम रखा। गुप्त क्षेत्र के अंदर का रास्ता पहले ही साफ कर दिया गया था और जब तक वह बाहर नहीं आ जाता कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। एक चक्करदार चक्कर के बाद लिनसू के पैर वापस ठोस जमीन पर थे। उसके सामने विशाल सागर फैला हुआ था। समुद्र में विभिन्न आकार के हिमखंड तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। वह इस समय एक ऐसे ही विशाल हिमखंड पर खड़ा था जो एक छोटे पहाड़ के आकार का था तथा कई दसियों मीटर लंबा और चौड़ा था। अपने आप को स्थिर करने के बाद सबसे पहले उसने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया ताकि गुप्त क्षेत्र के प्रवेश स्थान की पुष्टि हो सके। फिर उसने अपना संचारक खोला और गुप्त क्षेत्र का आंतरिक मानचित्र निकाला, जो पिछले 10 दिनों में पवित्र गठबंधन और जल राष्ट्र की अन्वेषण टीमों द्वारा तैयार किया गया था। कियू, हम अभी यहीं हैं। लिनसू ने नक्शे पर एक जगह की ओर इशारा किया। इसके बाद हम बर्फीले समुद्र की आंख की ओर जाएंगे, ये देखने के लिए कि क्या बर्फ की शक्ति के बारे में आपकी समझ और आगे बढ़ सकती है, और फिर किसी भी अनदेखी अलौकिक संसाधनों की खोज करेंगे। उन्हें बाद वाले से बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थीं। दोनों पक्षों ने 10 दिनों तक खोजबीन की थी, कोई भी संसाधन बहुत पहले ही ले लिया गया होता, लेकिन उसे शांति पाने के लिए स्वयं ये देखने की जरूरत थी। कोई समस्या नहीं। कियू ने अपना छोटा सा सिर हिलाया, सहयोग का प्रकाश तेजी से चमक उठा। लिनसू के साथ संरक्षक पशु सहयोग पूरा हो गया और बर्फ सागर की आंख की ओर बढ़ गया। घोस्ट अपने काले पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गया और लिनसू के पीछे पीछे चलने लगा। यद्यपि इस स्थान पर उसके लिए कोई अवसर नहीं था, फिर भी वह देखना चाहता था कि उसका बड़ा भाई बर्फ सागर के गुप्त क्षेत्र में कितना लाभ प्राप्त कर सकता है। अपने शत्रु को पहचानो और उनसे आगे निकल जाओ। कुछ क्षण बाद लिनसू विचारों में खोई हुई नीचे बर्फीले समुद्र की आंख को देखती रही। यद्यपि उन्होंने इस गुप्त क्षेत्र कोर की तस्वीरें देखी थीं, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप में देखकर उनकी हैरानी और बढ़ गई। यह एक बर्फ की झील थी जो बड़े और छोटे हिमखंडों से घिरी हुई थी। बर्फ की झील का पानी बिल्कुल साफ था, फिर भी बहुत गहरा था। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंख आसमान की ओर देख रही हो। बर्फीले समुद्र की आंख से ठंडी धुंध की फुहारें चारों दिशाओं में बह रही थीं, मानो कोई आंख आंसू बहा रही हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र गठबंधन ने इसे बर्फ सागर की आंख का नाम दिया। एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर लिनसू ने महसूस किया कि ठंडी हवा की एक अंतहीन धारा उसकी ओर बढ़ रही है। कियू के साथ संरक्षक पशु सहयोग की वर्तमान स्थिति में उसे स्वाभाविक रूप से ठंड महसूस नहीं हुई, इसके बजाय ये काफी सुखद महसूस हुआ। कियू की हार्दिक लालसा को महसूस करते हुए लिनसू ने बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से बर्फ सागर की आंख के पास एक हिमखंड पर उतर गया। प्रकाश की एक चमक और संरक्षक जानवर सहयोग हटा लिया गया। उसी समय एक ठंडी धुंध छा गई, जिससे वह अनायास ही कांप उठा। अत्यधिक ठंड ने तुरंत ही उसकी भौहों और बालों को सफेद बर्फ से ढक दिया। कियू की शक्ति के बिना वह भी शरीर शोधन क्षेत्र में शायद ही ऐसे तापमान का सामना कर पाता। सौभाग्य से मैं तैयार था। घोस्टी, जो उसके बगल में उड़कर नीचे आया था, ने कंधे उचकाए और अपनी जादुई जेब से तुरंत एक शीतरोधी कंबल और एक निम्न स्तरीय अग्नि संसाधन निकाला। कियू, तुम आगे बढ़ो।
लिनसू ने घोस्टी के हाथ से ठंड प्रतिरोधी सामान लिया और कियू की ओर हाथ हिलाया, जिसने चिंता में देखा। चिंता मत करो, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। म्याऊं म्याऊं। ठीक है तो, लिनसू का अच्छे से ख्याल रखना, छोटे लड़के। आग्रह करने पर कियू एक सफेद धार में परिवर्तित हो गया और तुरंत बर्फ की झील में गोता लगा दिया। लिनसू अपने सामने बर्फीले समुद्री नेत्र को देखता रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ। बर्फीले समुद्री नेत्र के भीतर जल के नियम सतह पर आ गए, जो इस क्षेत्र में स्वच्छ झील के रूप में प्रकट हुए। जल नियमों के नीचे, झील के तल पर बर्फ नियमों का प्रतिबिंब थी। इससे जल क्षमता से रहित बर्फ प्रकार के पालतू जानवरों के लिए कुछ परेशानी उत्पन्न हो गई, क्योंकि उन्हें जल नियमों से प्रभावित झील से होकर गुजरना पड़ता था और नीचे तक गोता लगाना पड़ता था। मुझे आश्चर्य है कि कियू यहाँ क्या हासिल कर सकता है। अल्पविराम। स्प्लैश। तेज छींटे के साथ कियू बर्फ की झील में कूद गया। अंदर प्रवेश करते ही उसे तुरंत उस स्थान की विशिष्टता का पता चल गया। यहाँ का पानी ठंडा नहीं बल्कि गर्म था। ठंडी धुंध झील के तल से निकल रही थी, पानी से नहीं। ये कुछ हद तक अतार्किक था। आखिरकार, नीचे से झील की सतह तक पहुंचने वाली ठंडी धुंध से पानी का तापमान काफी हद तक कम हो जाएगा। स्पष्टतः यह अतार्किकता यहाँ के जल नियमों से संबंधित थी। पानी के नियमों को समझने में कियू का ध्यान केंद्रित नहीं था। इस प्रकार, ये देखते ही इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे ही गहराई में गोता लगा दिया। बर्फ की समुद्री आंख, जो गहरी नहीं लगती थी, वास्तव में 1000 मीटर से अधिक गहरी थी। झील के केंद्र के जितना करीब वह गया, बर्फ की समुद्री आंख उतनी ही गहरी होती गई। जैसे जैसे गोताखोरी की गहराई बढ़ती गई, कियू को आसपास का दबाव महसूस होने लगा। ये दबाव चारों ओर बढ़ते हुए घने जल क्षेत्र से उत्पन्न हुआ। ऐसा महसूस हुआ कि वह सर्वव्यापी है, सभी दिशाओं से कियू पर दबाव डाल रही है। इस उत्पीड़न ने कियू का चलना फिरना मुश्किल कर दिया। इस गति से झील की तलहटी तक पहुंचना असंभव लग रहा था। इससे कियू कुछ चिंतित हो गया। आखिरकार, ये पृथ्वी स्तर का गुप्त क्षेत्र कोर था। नीचे तक न पहुंच पाने से यह यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। धतेरी की घबराहट में कियू को आसपास की जल शासन शक्ति का मुकाबला करने के लिए अपनी स्वयं की समझी हुई शासन शक्ति का उपयोग करना पड़ा। इसका विचार सरल था, यहाँ सब कुछ पानी था। अवरुद्ध पानी को जमाना आसान होगा, है ना? पानी को जमा कर रखने से जल नियमों का उस पर कोई दबाव नहीं रह जाएगा। हालांकि, अगले ही पल कियू के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दी। यहाँ का पानी बर्फ में नहीं बदल सकता। अपनी तीसरी अवस्था की बर्फ नियम शक्ति का प्रयोग करते हुए, इसने लगातार आसपास के पानी को ठोस बनाने का प्रयास किया, लेकिन इसकी आमतौर पर अचूक विधि को अब काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक विशेष शक्ति उसके बर्फीले शासन का प्रतिकार कर रही थी, जिससे अत्यधिक ठंड में घिरा पानी बंधन से मुक्त हो रहा था। ये सर्वव्यापी शक्ति पानी के प्रत्येक अणु पर तेल की परत की तरह थी, जिससे सूक्ष्म स्तर पर पानी को जमाना अत्यंत कठिन हो गया था। कियू की प्रतिस्पर्धी भावना भड़क उठी। क्या मजाक है, इसकी बर्फ शासन शक्ति तीसरे चरण तक पहुंच गई थी, फिर भी यह पानी को जमा नहीं सका। कुछ ही समय में वह नीचे बर्फ की परत तक पहुंचने का अपना लक्ष्य भी भूल गया और आसपास के पानी से जूझने लगा। अल्पविराम। वो माँ। गुप्त क्षेत्र के बाहर, युनशू ने उत्सुकता से गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर नजर डाली। एक परिचित उपस्थिति को महसूस करते हुए उसने अपना सिर घुमाया और तुरंत खुशी जताई। एक हाथ ने धीरे से युशू के सिर पर थपथपाया। हाथ के मालिक को देखकर आसपास के लोगों के चेहरे पर सम्मान झलकने लगा। क्लाउड रेव्ड, आप आ गए हैं। नान यूरान ने क्लाउड रेव्ड को थोड़ा सा झुकाया। मैं युनशू को विदा करने आया हूँ। क्लाउड रेवर्ड ने अपने बच्चे की ओर देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया। कई दिन पहले तुमने भी आईसीआई में प्रवेश किया था, लेकिन अपने नियम की समझ को आगे नहीं बढ़ा पाए। क्या तुम समझते हो क्यों? वो मुझे नहीं पता। युशू ने असमंजस में अपना सिर हिलाया। जल देश के राजकुमार के रूप में उन्होंने कियू से पहले बर्फ सागर नेत्र में प्रवेश किया, लेकिन उस प्रवेश पर उन्हें जल नियम की समझ को तीसरे स्तर तक बढ़ाए बिना केवल मामूली अंतर्दृष्टि का ही एहसास हुआ। इससे युनशू काफी हैरान रह गया। मनुष्यों के अनुसार आईसी सीक्रेट रियल एक पृथ्वी श्रेणी का गुप्त क्षेत्र था जो सम्राट श्रेणी के प्राणियों के लिए लाभदायक था। आईसीआई गुप्त क्षेत्र के मूल के रूप में इसका सार था। इतने कम लाभ का कोई कारण नहीं था। उस बर्फीले समुद्री नेत्र में समझने के लिए बर्फ और पानी के नियम हैं। क्लाउड रेवर्ड की नजर गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर चली गई। हालांकि समझने का तरीका कुछ अलग है। एक हम शक्ल के साथ उसमें प्रवेश करने के कारण वह स्वाभाविक रूप से समझ गया। नियमों की समझ के बारे में एक अमर व्यक्ति को बोलते हुए सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनने से खुद को रोक नहीं सके। क्लाउड रेव्ड, समझने की विधि किस प्रकार भिन्न है? नान यूरेन ने पूछे बिना न रह सकी। जल शासन और बर्फ शासन की शासन शक्ति की अलग अलग शाखाएं हैं। मेघ पूज्य शांत भाव से बोले, बर्फ सागर नेत्र में दो शासन शक्तियों का सबसे चरम टकराव प्रदर्शित होता है। पानी स्वतंत्र और पारगम्य है, लेकिन बर्फ सीमित है। इसलिए आईसीआई में बर्फ और पानी के नियमों को समझने के लिए झील में पानी के नियमों और झील के तल पर बर्फ के नियमों को समझने की सामान्य विधि का पालन करना नहीं है। इसके बजाय यह इसके विपरीत है। झील के पानी को संघनित करके आप बर्फ के नियमों को और अधिक समझ सकते हैं।
अपनी जल शक्ति को झील के तल पर बर्फ की परत को बिना जमे छूने देने से आप पानी के नियमों को और अधिक समझ सकते हैं। युनजुन ने हैरान और पछतावे से भरे युनशु की ओर देखा, उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। खजाने के पहाड़ में प्रवेश करना और खाली हाथ लौटना, ये तुम्हारे लिए एक सबक है। मैं अक्सर तुम्हें ये बातें सिखाता हूँ, लेकिन तुम कभी उन्हें दिल पर नहीं लेते। ओह माँ, मैं गलत था। युनशु ने गंभीरता से युनजुन का हाथ रगड़ा, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। जब तुम यानहुआंग एलायंस में जाओगे, तो मैं तुम्हें ये चीजें हर दिन नहीं सिखा पाऊंगा। युनजुन की आंखों में थोड़ी अनिच्छा दिखी, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम जानवर हैं जिनके साथ वैसा व्यवहार किया जाता है जैसा तुम करते हो, इसलिए पहले की तरह चंचल मत बनो। चिंता मत करो, युनजुन, मैं युनशु के प्रयासों की भी निगरानी करूंगी, नान यूरान ने जोर देकर कहा। यह अच्छा है। युनजुन ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर युनशु की ओर देखा, उस छोटी सी बिल्ली द्वारा नियंत्रित बर्फ नियम शक्ति काफी दिलचस्प है। अगर आपको मौका मिले, तो आपको इसके साथ और अभ्यास करना चाहिए, इससे आपको नियम समझने में मदद मिलेगी। ओह, अगली बार, मैं जरूर जीतूंगा। युनशु की आंखों में एक पल में ही लड़ने की भावना उभर आई। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि उस समय वहां कोई पशुपालक नहीं था। अब, एक बीस्ट टैमर के मार्गदर्शन और बीस्ट टैमिंग स्पेस की मदद से, ऐसा लगा कि उसका क्लाउड मिस्ट रूल तीसरे चरण तक पहुंचने वाला था। उस छोटी सी बिल्ली ने एक बार तीसरे चरण के नियम की समझ पर भरोसा करके उसे हरा दिया था। एक बार जब इसकी नियम समझ बराबर हो गई, और प्रतिद्वंद्वी के सामान्य ऊर्जा मूल्य को बहुत कम मानते हुए, जीत अपरिहार्य थी। ये निश्चित नहीं है, युनजुन ने धीरे से कहा, गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार को देखते हुए, झील में एक निश्चित संघर्षरत छोटी बिल्ली को दर्शाते हुए, और थोड़ा सा आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उसके बच्चे में अभी भी समझ की कुछ कमी थी। लेकिन शायद ये भी अच्छा था, एक सहकर्मी का हमेशा आगे रहना युनशु को और अधिक प्रेरणा दे सकता था। ये सोचते ही युनजुन की आंखों में चंचलता की झलक दिखाई दी। शायद थोड़ा और प्रोत्साहन, अल्पविराम। लगता है मेरे क्लोन ने एक संसाधन खोज लिया है। लिंसू के पास खड़े होकर गुई गुई की आंखें अचानक चमक उठीं। कियू के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए, गुई गुई ने ऊक के कारण संसाधनों की खोज के लिए एक दर्जन क्लोनों को विभिन्न दिशाओं में भेज दिया था। शुरू में तो यह एक आकस्मिक प्रयास मात्र था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कुछ असामान्य चीज मिल गई है। क्या अभी भी अज्ञात संसाधन है? लिंसू की अभिव्यक्ति तुरंत प्रसन्न हो गई। उसने ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वास्तव में कुछ तो था। देखो, गुई गुई ने तुरंत लिंसू के साथ तालमेल बिठा लिया। इस प्रकार, लिंसू वह सब कुछ देख सकती थी जो क्लोन ने खोजा था। यह एक हिमखंड था। हिमखंड के ऊपर अपार अलौकिक ऊर्जा उमड़ रही थी और एकत्रित हो रही थी। जैसे एक ब्लैक होल सब कुछ निगल रहा हो, ऊर्जा लगभग मूर्त हो गई, तथा उसके चारों ओर एक भंवर बन गया। और भंवर के बिल्कुल केंद्र में कुछ हल्की सी चमक रही थी। जैसे जैसे ऊर्जा एकत्रित होती गई, उसका रूप धीरे धीरे स्पष्ट होता गया और अंततः वह पूरी तरह से शुद्ध बर्फ के क्रिस्टल में बदल गया, जो हिमखंड के एक कोने पर आकर रुक गया। जैसे ही बर्फ का क्रिस्टल स्थिर हुआ, आसपास की ऊर्जा तरंगें धीरे धीरे विलुप्त हो गईं। केवल शुद्ध बर्फ का क्रिस्टल ही शांतिपूर्वक पड़ा था, जिसके अंदर से हल्की हल्की आकृतियां हिल रही थीं, जो लगातार आश्चर्यजनक शीतलता उत्सर्जित कर रही थीं। लिंसू दंग रह गई। ये कैसा भाग्य था? क्या आपने पृथ्वी स्तरीय गुप्त क्षेत्र में एक नए ग्रेड 8 संसाधन के उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से देखा है? यद्यपि गुप्त क्षेत्रों में संसाधन उत्पादन का समय और स्थान यादृच्छिक था, क्या यह संयोग मात्र नहीं था? मैं इसे प्राप्त करूंगा। गुई गुई ने तुरंत लिंसू के साथ तालमेल खो दिया और उस दिशा में जाने वाली एक काली रोशनी में तब्दील हो गई। ऐसे संसाधन किसी क्लोन द्वारा छुए जाने पर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मुख्य शरीर को इसे पुनः प्राप्त करना पड़ा और जादुई जेब में संग्रहित करना पड़ा। लेकिन बॉस की किस्मत इतनी अच्छी कैसे थी? गुई गुई ने मन ही मन अपने आप से कहा। अल्पविराम। ज्यादातर, एक तीखी आवाज ने कियू को वास्तविकता में वापस ला दिया। बर्फ की एक पतली परत पहले से ही उस पर जमी हुई थी। ये बर्फ की परत, यद्यपि पतली थी, परंतु इसमें पिघलने या टूटने का कोई संकेत नहीं था, जिससे बाहर झील का पानी पूरी तरह से अलग हो गया था। सफलता। कियू की आंखें तुरंत चमक उठीं। अंततः, इसने इन फिसलन भरे छोटे जीवों को पकड़ लिया। अत्यधिक शीत स्वर्ग सीढ़ी की चौथी, पांचवीं और छठी परतों में नियम समझ वृद्धि मुख्य रूप से आध्यात्मिक नियमों पर केंद्रित थी। हालांकि धीरे धीरे बर्फ के नियमों के बारे में उसकी समझ भी गहरी हो गई थी, हालांकि कियू ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। इस मात्रात्मक परिवर्तन के परिणामस्वरूप अंततः जल नियमों के साथ प्रतिस्पर्धा के दौरान गुणात्मक परिवर्तन हुआ। बर्फ नियम समझ, चौथा चरण। अनजाने में, वह झील के पानी से झील के तल पर चला गया था। जल की शासन शक्ति चारों ओर बढ़ती जा रही थी, फिर भी उच्च स्तरीय बर्फ की शासन शक्ति द्वारा उसे मजबूती से रोका गया था। उसके शरीर को ढकने वाले बर्फ के क्रिस्टल चुपचाप टूट गए। कियू ने अपना पंजा बढ़ाया, धीरे से झील के तल पर बर्फ की परत को छुआ, जिससे लगातार ठंडी धुंध निकल रही थी। तुरंत ही एक परिचयात्मक भावना उमड़ पड़ी। यहाँ बर्फ की परत में बर्फ नियम की समझ का सिर्फ तीसरा चरण था, जो लगभग वैसा ही था जैसा पहले समझा गया था। यदि यह सचमुच झील की तलहटी तक पहुंच गया, तो अंत में इसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा।
क्या विभिन्न नियम शक्तियों के टकराव से नियमों के बारे में व्यक्ति की समझ भी बढ़ सकती है? कियुकियु ने एक क्षण तक सोचा, फिर अचानक उसकी नज़र झील की सतह की ओर उठी। ये बताना कठिन था कि कितना समय बीत चुका था, लेकिन अब जाने का समय हो गया था। एक क्षण में वह एक सफ़ेद लकीर में बदल गई और बर्फीले समुद्र की आंख से बाहर उड़ गई। जल्द ही लिंसू और उसका छोटा भाई उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। मिया, मेरी बर्फ नियम शक्ति चौथे चरण से टूट गई है। कियुकियु तुरंत अपनी उपलब्धि को साझा करने से खुद को रोक नहीं सका और उसने अपने छोटे भाई के चेहरे पर ईर्ष्यापूर्ण भाव देखा, जैसा कि अपेक्षित था। हे, अब आपको पता चल गया कि असली बॉस कौन है ना? कियुकियु आगे झुका और अपने छोटे भाई के कंधे पर छोटे पंजे से थपथपाया। मिया, बड़ा भाई अगली बार अवसर ढूंढने में आपकी मदद करेगा। हालांकि कियुकियु के सांत्वना देने का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसका छोटा भाई अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका और उसने अपनी चाल की जेब से एक नवपाया स्तर 8 बर्फ संसाधन निकाला। काका, ले लो, मिया, हम। कियुकियु अपने पास पड़े बर्फ के स्रोत को देखता रहा, विचारों में खोया हुआ। ये कहाँ से आया था? हम काफी भाग्यशाली थे। लिंसू अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हमें बस गुप्त क्षेत्र में पैदा हुए एक नए संसाधन पर ठोकर खाने का मौका मिला, और वह भी बर्फ से बना हुआ। कियुकियु क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। यह मेरा है, पूरा मेरा है। उसने जल्दी से अपना पंजा आगे बढ़ाकर बर्फ के क्रिस्टल को ध्यान से पकड़ा और उसकी बारीकी से जांच की। यह एक असाधारण रूप से सुंदर और साफ बर्फ का क्रिस्टल था, जिसके चिकने पहलू हीरे की तरह थे और जो सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। बर्फ के क्रिस्टल के अंदर प्रकाश के बहते हुए पैटर्न थे, जो कभी एकत्रित होते और कभी बिखरते, सांस की तरह टिमटिमाते हुए। प्रकाश के पैटर्न में 2 सींगों वाले एक ड्रैगन की स्पष्ट रूपरेखा थी, जैसे कि एक बर्फ का ड्रैगन राजसी ढंग से उड़ रहा हो। बर्फ के क्रिस्टल के अंदर प्रकाश पैटर्न बर्फ के ड्रैगन की तरह दिखते हैं। लिंसू ने जाहिर तौर पर पहले ही इस पर ध्यान दिया था, लेकिन हम अभी तक नहीं जानते कि इस संसाधन का क्या विशेष कार्य है। बर्फ के क्रिस्टल के प्रति कियुकियु के लगाव को देखकर लिंसू मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हमें अब चले जाना चाहिए, बाहर लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मिया, घर जाओ, घर जाओ। कियुकियु ने बर्फ के क्रिस्टल को सावधानी से अपनी छाती से लगा रखा था, उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। इसने अभी तक स्तर 8 के 2 पिछले संसाधनों को अवशोषित भी नहीं किया था, और अब एक नया संसाधन सामने आ गया। अवशोषित करने के लिए अंतहीन संसाधनों की यह भावना बस अद्भुत थी। काका, चलो चलें, चलो चलें। अपने बड़े भाई के चेहरे पर उत्साह के भाव देखकर उसके छोटे भाई ने फिर आंखें घुमाईं। उसे जल्द से जल्द इस दुखद जगह को छोड़ना था। अल्पविराम। सैकड़ों मीटर बड़ा एक काला ड्रैगन आकाश से उतरा और जंगल में उतरा। एक समय उजाड़ जंगल अब लोगों से भर गया था। जैसे ही काला ड्रैगन उतरा, भीड़ आगे बढ़ गई। एक एक करके आकृतियां काले ड्रैगन के पीछे से तेजी से नीचे उतरी। घर में आपका स्वागत है। शेन युनशान भीड़ में सबसे आगे खड़ा था और अविश्वसनीय रूप से राहत भरे भाव से आते हुए समूह को देख रहा था। राष्ट्रपति शेन, मैं वापस आ गया हूँ। लिंसू ने पास ही में फ्लेम एलायंस जोन 1 की राजसी बाहरी सुरक्षा पर नजर डाली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अंततः वापस आ गया। यद्यपि पवित्र गठबंधन में अनुभव काफी रोमांचक था, लेकिन आधे महीने तक वहां रहने के बाद भी उन्हें ज्वाला गठबंधन में जीवन की याद आती थी। शेन युनशान ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तकनीकी आदान प्रदान के लिए आमंत्रित किए जाने से इतना महत्वपूर्ण आयोजन हो जाएगा। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जब उन्हें नान यूरान की रिपोर्ट मिली तो वे कितने स्तब्ध रह गए। ये यात्रा किसी अन्य सुरक्षित गठबंधन के साथ तकनीकी आदान प्रदान के लिए एक शोधकर्ता की नियमित यात्रा मानी जा रही थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना में बदल गई, जिसने मानव और विदेशी जानवरों के इतिहास को पुनः लिख दिया। यद्यपि व्यापक रिपोर्ट के अभाव के कारण फ्लेम एलायंस के भीतर आम जनता के लिए विवरण का खुलासा अभी तक नहीं किया गया था। ये स्पष्ट था कि एक बार यह घटना सार्वजनिक हो जाने पर गठबंधन के भीतर भारी सनसनी फैल जाएगी। मानवता को एक और अमर स्तर का व्यक्ति प्राप्त हुआ। इसके कारण मानव और विदेशी जानवरों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से बदल जाएगी। एलायंस के विशेष स्तर के शोधकर्ता लिंसू। शेन युनशान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हाँ, शेन युनशान की अभिव्यक्ति को देखकर लिंसू, हालांकि हैरान थी, सहज रूप से ध्यान में सीधी खड़ी हो गई। जल राष्ट्र के साथ गठबंधन में आपके योगदान को मान्यता देते हुए गठबंधन ने आपके शोधकर्ता ग्रेड को विशेष स्तर पर बढ़ावा देने का फैसला किया है। अब से आप गठबंधन के 146वें विशेष स्तर के शोधकर्ता होंगे। शेन युनशान ने अपनी आंखों में एक मुस्कान के साथ गंभीरता से घोषणा की। विशेष स्तर। लिंसू पहले तो दंग रह गया, फिर उसके चेहरे पर उत्साह की झलक दिखाई दी। विशेष स्तर के शोधकर्ता, इस ग्रेड का मतलब सिर्फ एक आकर्षक शीर्षक से कहीं अधिक था। विशेष स्तर का शोधकर्ता बनने से उसे गठबंधन की समस्त जानकारी तक उच्चतम स्तर की पहुंच प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब यह था कि गठबंधन में ऐसी कोई जानकारी नहीं होगी जिस तक उनकी पहुंच न हो। इसके अलावा उन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंट ब्रेन नुवा की कुछ कंप्यूटेशनल शक्ति तक भी सीधी पहुंच प्राप्त होगी। आवश्यकता पड़ने पर वह सीधे नुवा से सहायता का अनुरोध कर सकते थे।
उदाहरण के लिए, पहले जब वह ये जांचना चाहता था कि क्या जी हिंग दुनिया में मौजूद है, तो उसे किन युनझांग के अधिकार का उपयोग करने की आवश्यकता थी। लेकिन अब, उसी कार्य के लिए, वह स्वयं नुवा से मदद मांग सकता था। इसके अलावा, यह एक अद्वितीय सम्मान भी था। फ्लेम अलायंस प्रतिभाओं से भरा हुआ था, और फिर भी इसमें 100 से ज्यादा विशेष स्तर के शोधकर्ता थे। लिनसू जैसे युवा व्यक्ति के लिए ऐसा सम्मान प्राप्त करना अभूतपूर्व था। धन्यवाद, राष्ट्रपति शेन। यह अच्छी तरह से योग्य है। शेन युनशान ने हंसते हुए कहा, इस आयोजन के बिना भी, गठबंधन में आपके योगदान ने अंततः आपको विशेष स्तर के शोधकर्ता का खिताब दिलाया होगा। विशेष स्तर के शोधकर्ता के पद पर पदोन्नति के अलावा, योगदान अंकों का इनाम भी है। शेन युनशान ने लिनसू पर एक अजीब नजर डाली। हालांकि मुझे संदेह है कि आपके योगदान अंकों की प्रचुरता को देखते हुए 1 मिलियन योगदान अंक शायद आपकी नजर में भी न आए। मैं उन्हें हल्के में नहीं लूंगा, लिनसू ने गंभीरता से उत्तर दिया। यह अभी भी 1 मिलियन योगदान अंक है। सभी लोग जोर से हंसने लगे। लिनसू के पुरस्कारों की घोषणा करने के बाद शेन युनशान ने अपना ध्यान नान यूरान की ओर लगाया, क्योंकि जल राष्ट्र के साथ गठबंधन पर विस्तृत रिपोर्ट नान यूरान की थी। इस बीच, लिनसू को किन यूनजेंग ने एक तरफ खींच लिया। आखिरकार, आप वापस आ गए, किन युनझांग ने हंसते हुए कहा। आपकी अनुपस्थिति के दौरान, मैं टाइम जीरो सीक्रेट रियल्म से सीक्रेट रियल्म कोर के प्रभावों पर शोध करने में कामयाब रहा। फिर उन्होंने ऐसा भाव दिखाया जैसे कह रहा हो, यद्यपि आप प्रभावशाली हैं, फिर भी मैं आपसे अधिक जानकार हूं। लिनसू ने भी हंसते हुए कहा, पुराना अदरक वास्तव में अधिक मसालेदार होता है। तो, टाइम जीरो सीक्रेट रियल्म में सीक्रेट रियल्म कोर का कार्य क्या है? मैंने इसका नाम टाइम अल्टर रखा है। किन युनझांग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया, वह खुद से काफी प्रसन्न दिख रहा था। मेरे शोध से पता चलता है कि यह टाइम सिस्टम विकास तकनीकों का स्थान ले सकता है, जिससे जानवरों को टाइम सिस्टम की ओर विकसित होने में सहायता मिल सकती है। दुर्भाग्यवश, विकास के हमारे पिछले प्रयास विफल हो गए, और हमने स्तर 8 का समय संसाधन बर्बाद कर दिया। यदि विकास तकनीक की समस्या हल भी हो जाए, तो भी सफल विकास के लिए दीर्घकालिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। और टाइम सिस्टम संसाधनों की कमी एक और मुद्दा है। टाइम जीरो सीक्रेट रियल्म की आउटपुट दर अभी भी बहुत धीमी है। आपके चेहरे पर यह भाव क्यों है? आप कहते हैं कि आप अब टाइम जीरो सीक्रेट दायरे में प्रवेश करना चाहते हैं। लिनसू की बातें सुनने के बाद किन युनझांग की अभिव्यक्ति कुछ अजीब थी। हाँ, लिनसू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या टाइम अल्टर मेरे जानवर साथी को विकसित कर सकता है। किन युनझांग ने अपनी ठुड्डी पर चुटकी काटी और लिनसू के बगल में उत्साह से उड़ते क्यू को और उनके बगल में असहाय होकर भूत की तरह घूमते हुए देखा। क्या आप फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो को आजमाना चाहते हैं? बिल्कुल, लिनसू ने भारी स्वर में सिर हिलाया। योजनाएं वास्तव में परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं रख सकती। मूल रूप से, लिनसू ने योजना बनाई थी कि क्यू उन स्तर 8 संसाधनों को धीरे धीरे अवशोषित करेगा और फिर सम्राट प्रजाति में विकसित होने का प्रयास करेगा। लेकिन इस समय, इस योजना को स्पष्ट रूप से रद्द करने की आवश्यकता है। समय प्रणाली विकास कौशल के साथ समस्या अप्रत्याशित रूप से हल हो गई। लिनसू ने टाइम जीरो सीक्रेट रियल्म में सीक्रेट रियल्म कोर के प्रभावों के बारे में अनगिनत बार अनुमान लगाया था। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसका परिणाम ऐसा होगा। समय वेदी समय प्रणाली विकास कौशल के कार्य को प्रतिस्थापित कर सकती है, तथा समय प्रणाली की ओर विकसित होने में पशु साथियों की सहायता कर सकती है। पता चला कि खोई हुई भाग्य शक्ति यहां प्रकट हुई थी। यदि अभी नहीं तो फिर विकास कब होगा? लिनसू की उत्तेजना के विपरीत, किन युनझांग दिल से सतर्क था। उन्होंने क्यू की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच की और फिर गंभीरता से लिनसू की ओर मुड़े। समय वेदी का उपयोग निस्संदेह किया जा सकता है। समय प्रणाली संसाधनों की अस्थायी कमी के कारण प्रयोग बाधित हो गया था, और अब समय वेदी निष्क्रिय है। लेकिन आपको इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। उनका स्वर गंभीर हो गया। एक शोधकर्ता के रूप में, आपको पता होना चाहिए कि विकास के लिए सिर्फ विकास कौशल होना ही पर्याप्त नहीं है। भले ही टाइम अल्टर टाइम सिस्टम इवोल्यूशन कौशल की जगह ले सकता है, लेकिन टाइम सिस्टम संसाधनों का होना सफल इवोल्यूशन की गारंटी नहीं देता है। इससे पहले एक जानवर साथी समय प्रणाली की ओर विकसित होने में विफल रहा, उसकी चेतना स्थायी स्थिरता में गिर गई और अंततः बिना बचाव के नष्ट हो गई। समय प्रणाली शक्तिशाली है, लेकिन विकासवादी विफलता का परिणाम अन्य विशेषताओं की तुलना में अधिक गंभीर है। तो आपको सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। किन युनझांग ने लिनसू को गहराई से देखा। आप अपने जानवर साथी की विकास सफलता दर में कितने आश्वस्त हैं? लिनसू थोड़ा स्तब्ध रह गई। किन युनझांग की बातें सुनने के बाद वह अपनी शुरुआती उत्तेजना से शांत हो गया। किन युनझांग को क्यू की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उसकी चेतावनी निस्संदेह नेक नियत थी। तो, समय वेदी का उपयोग करके क्यू के सफलतापूर्वक विकसित होने की संभावना क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर लिनसू आत्मविश्वास से नहीं दे सकी। उसकी नज़र क्यू पर पड़ी और वह चिंतन में डूब गया। मजबूत बनने के लिए धीरे धीरे संसाधनों को अवशोषित करने के विपरीत, विकास एक छलांग जैसी परिवर्तन प्रक्रिया है। अलौकिक संसाधन, जिन्हें स्वाभाविक रूप से अवशोषित होने में काफी समय लगता था, वे विकासवादी संसाधनों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो विकासवादी प्रक्रिया के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं, तथा काफी तेजी से अवशोषित होते हैं।
और विकासवादी संसाधनों द्वारा तुरंत मुक्त की गई अलौकिक ऊर्जा ही वह मूलभूत शक्ति है जो किसी पशु को उसके मूल बंधनों को तोड़कर विकसित होने में सक्षम बनाती है। क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत तीव्र है, इसलिए विकास जोखिम लेकर आता है। सौभाग्य से, सामान्य पशु साथियों की तुलना में क्यूक्यू को इस विकास के लिए कई फायदे हैं। प्रथम, इसका ऊर्जा मूल्य सामान्य कमांडर स्तर की सम्राट प्रजातियों की तुलना में कहीं अधिक है। अपनी सीमा से परे सामान्य ऊर्जा मूल्य का अर्थ है कि क्यूक्यू की शारीरिक सहनशक्ति अत्यंत उच्च है, जो विकास प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए लाभदायक है। इससे क्यूक्यू को लंबे समय तक कायम रहने में मदद मिलती है, जिससे विकास की सफलता दर बढ़ जाती है। दूसरे, विलक्षण युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले क्यूक्यू ने आत्मा खंडहर तालाब से शक्ति को अवशोषित किया, जिससे उसके विकास को आसान बनाने के लिए उसके शरीर में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। ये दयान साम्राज्य की नींव है। दयान साम्राज्य का एकमात्र क्षेत्र जो अद्वितीय नियमों द्वारा शासित है, असाधारण रूप से मूल्यवान है। अत्यधिक ठंडी सीढ़ियों में क्यूक्यू की उपलब्धियां स्पष्ट थीं, और स्पिरिट रूइंस तालाब, जो कि एक अन्य नियम क्षेत्र है, यद्यपि थोड़ा निम्न है, फिर भी उत्कृष्ट प्रभाव प्रदान करता है। आत्मा खंडहर तालाब की शक्ति की सहायता से क्यूक्यू का विकास अधिक सुचारू रूप से होगा, जिससे उसकी सफलता दर बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त, अत्यधिक शीत सीढ़ियों में शीत पूज्य की विरासत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसने बर्फ प्रणाली से समय प्रणाली में संक्रमण का पूरा मार्ग प्रदर्शित किया और क्यूक्यू में समय प्रणाली नियम समझ का एक बीज छोड़ दिया, जिससे असंबद्ध प्रतीत होने वाली बर्फ प्रणाली और समय प्रणाली के बीच एक अतिरिक्त संबंध स्थापित हुआ। अत्यधिक ठंडी सीढ़ियों के भीतर क्यूक्यू की बर्फ प्रणाली और आत्मा प्रणाली दोनों के नियम की समझ तीसरे चरण तक पहुंच गई, और बर्फ प्रणाली की समझ बर्फ सागर गुप्त क्षेत्र में चौथे चरण तक भी आगे बढ़ गई। इसे एक अवसर के रूप में उपयोग करने से समय प्रणाली की ओर विकसित होने में क्यूक्यू की सफलता दर में भी समान रूप से सुधार होगा। इनके अलावा, लिनसू के पास सफलता दर बढ़ाने का एक और तरीका है। ये समय प्रणाली संसाधनों के अनुपात को कम कर रहा है, प्रतिसंतुलन के लिए क्यूक्यू की मौजूदा विशेषताओं के उच्च स्तरीय संसाधनों का उपयोग कर रहा है। इस तरह, सभी विकासवादी संसाधनों के बीच समय प्रणाली संसाधनों का अनुपात न्यूनतम हो जाता है। जिस प्रकार पतली की हुई कड़वी दवा निगलने में आसान हो जाती है, उसी प्रकार समय वेदी द्वारा संचित ऊर्जा को क्यूक्यू के लिए अवशोषित करना आसान हो जाएगा। क्यूक्यू के विकास के लिए समय प्रणाली संसाधन निस्संदेह टाइम जीरो क्रिस्टल है, जो क्यूक्यू से पूरी तरह मेल खाता है। और 8वें स्तर के समय प्रणाली संसाधन को संतुलित करने के लिए समतुल्य 8वें स्तर की बर्फ प्रणाली और आत्मा प्रणाली संसाधन आवश्यक हैं। 2 8वें स्तर के संसाधन जिन्हें क्यूक्यू ने अभी तक पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया है, फ्रॉस्ट क्लाउड तेंदुए का हृदय रक्त और दुष्वप्न के मास्टर की भौं की हड्डी, एक बर्फ प्रणाली है और दूसरी आत्मा प्रणाली है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई भी मुझसे बात करना चाहता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।